नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्राइबल्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां हैं और उनसे जुड़े हुए कौन कौन से तीज त्यौहार पर्व व्यक्तित्व वगैरह हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, प्रमुख जनजातियां, उनकी विशेषताएं, उनके कौन से नृत्य हैं और कौन से व्यक्तित्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एमपी के मैप पर हमें सबसे पहले इस बात को नोटिफाई करना होगा या इस बात को समझना होगा कि कौन सी जनजाति है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर है। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा रफ मैप है। इस मैप पर पहले हम देख लेते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी जनजाति निवास करती है। सो दोस्तों, हम सभी जब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एमपी पढ़ते हैं तो हम सब पाते हैं कि इस वाले रीजन को क्या है दोस्तों, उत्तर भारत या उत्तरी क्षेत्र कहते हैं, इसको मध्य क्षेत्र कहते हैं, इसको पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं और इसको दोस्तों क्या है, पूर्वी क्षेत्र कहते हैं। और ये नर्मदा और सतपुड़ा वाला क्षेत्र है। तो इधर पूरे एरिया में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हमें देखना होगा और देखना होगा कि किस एरिया में कौन सी जनजाति निवास कर रही है। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति का निवास किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों, शुरुआत हम इस क्षेत्र की करते हैं कि इस क्षेत्र में हमें कौन कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम उत्तरी क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों। तो उत्तरी क्षेत्र में क्या है दोस्तों, हमें सहरिया, खेरवार और शोर जनजाति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सहरिया, खेर और शोर जनजाति। ठीक है, सहरिया, खेर और शोर जनजाति हमें दोस्तों देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों, यदि हम बात करें अब कि हमें सबसे दक्षिणी क्षेत्र में कौन सी देखने को मिलेगी, तो दक्षिणी क्षेत्र की यदि बात करें इस क्षेत्र की, तो दक्षिणी क्षेत्र में क्या है दोस्तों, हमें कोरकू और भारिया देखने को मिलेगी अधिकांश। तो दोस्तों क्या है, हमें कोरकू और भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, उत्तरी में क्या है, सहरिया, खेर और शोर देखने को मिलेगी। दक्षिण में कोरकू और भारिया देखने को मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों, पश्चिम में हमें कौन सी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब ये पूरे पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतर दोस्तों हमें क्या है, भील और बंजारा देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्या है दोस्तों, भील और बंजारा जनजाति हमें देखने को मिलेगी। मध्य क्षेत्र की यदि बात करें दोस्तों, तो ये मध्य क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, हमें मध्य क्षेत्र में हमें गोंड और पारधी देखने को मिलेंगे अधिकांश। तो दोस्तों, मध्य क्षेत्र में हमें क्या है, गोंड और पारधी देखने को मिलेंगे। सबसे पूर्वी क्षेत्र की यदि बात करें दोस्तों, तो सबसे पूर्वी क्षेत्र में क्या है, हमें अभी पूर्वी क्षेत्र को हम देखते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या है दोस्तों, हमें कोल, उराव और बेगा देखने को मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों क्या है, हमें कोल देखने को मिलेगी, यहाँ हमें बेगा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमें एमपी के मैप पर मोटा मोटी हमें इस बात को देखना होगा कि कौन सी जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलेगी। सो दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो दोस्तों, अब हम मैप नहीं बनाएंगे, बस इसको ये मान लेंगे कि ये एमपी का मैप है। तो ये उत्तरी क्षेत्र है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। सो दोस्तों, उत्तरी क्षेत्र में क्या है, हमने देखा कि उत्तरी क्षेत्र में हमें सहरिया देखने को मिल रही है, खेरवार देखने को मिल रही है और शोरा देखने को मिल रही है। तो उत्तरी क्षेत्र में क्या है, शोरा हमें देखने को मिल रही है। यदि दक्षिणी की बात करें तो दक्षिण में हमें क्या है दोस्तों, कोरकू देखने को मिल रही है और क्या है दोस्तों, भारिया देखने को मिल रही है। क्या है, कोरकू और भारिया। दोस्तों, थोड़ा डिटेल्स भी हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम अधिकांश रैपिड रिवीजन मोड में चलेंगे। ओके, फिर यदि बात करें तो इस साइड हमें कोरकू देखने को मिलेगी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक, कोल देखने को मिलेगी और इधर हमें बेगा देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में हमें भील और बंजारा देखने को मिलेंगे। और पूरे मध्य की यदि बात करें तो मध्य में क्या है दोस्तों, हमें गोंड और पारधी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे, गोंड और पारधी देखने को की बात करेंगे। सो दोस्तों, हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन की किस तरह से मध्य प्रदेश की जो मुख्य जनजातियाँ हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अब आगे दोस्तों हम बात करेंगे इनके बारे में कि इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल है। सो दोस्तों, यदि आर्टिकल की बात करें तो संविधान का आर्टिकल नंबर 366, आर्टिकल 366 का सब क्लॉज 24, इसमें एससी की बात की गई है। और आर्टिकल 366 का क्या है, 25, इसमें एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब की बात की गई है। दोस्तों, यदि बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या एससी की कहाँ पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों शेड्यूल कास्ट की यदि बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या की यदि बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों कहाँ है, हमें इंदौर में देखने को मिलेगी। लेकिन एससी की न्यूनतम जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो न्यूनतम जनसंख्या हमें कहाँ देखने को मिलेगी,
झाबुआ में देखने को मिलेगी। तो झाबुआ में क्या है दोस्तों, हमें न्यूनतम जनसंख्या एससी की देखने को मिलेगी। यदि बात करें एसटी की, तो दोस्तों शेड्यूल ट्राइब की यदि बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में क्या है, सबसे अधिक जो जनसंख्या हमें धार में देखने को मिलेगी। क्या है, जनसंख्या धार में देखने को मिलेगी। लेकिन यदि परसेंटेज की बात करें तो क्या है दोस्तों, अलीराजपुर में सबसे अधिक हमें देखने को मिलेगी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या। यदि मान्यता प्राप्त की यदि बात करें तो एससी की कितनी मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं, तो दोस्तों हम बात करेंगे 48 जो है एससी की मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं। लेकिन यदि शेड्यूल ट्राइब की पूछा जाए तो शेड्यूल ट्राइब की क्या है दोस्तों, 46 जनजातियाँ हैं जो मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अति पिछड़ी जनजाति किसे कहा गया है, तो दोस्तों अति पिछड़ी की बात करेंगे हम कि जो अति पिछड़ी जनजातियाँ हैं उसे किसे कहा गया। तो दोस्तों 3 जनजातियों के हमें नाम याद रखने हैं दोस्तों कि जो सबसे अति पिछड़ी जनजातियों के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेगा जनजाति, उसके बाद हम बात करेंगे सहरिया जनजाति, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे क्या दोस्तों, भारिया जनजाति। तो दोस्तों ये 3 जनजातियाँ क्या हैं, सबसे अधिक पिछड़ी जनजातियों के रूप में इन्हें कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं हम कौन सी 3 जनजातियां हैं, बेगा, सहरिया और भारिया। तो बेगा, सहरिया, भारिया 3 क्या है, अति पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, और रिकॉग्नाइज की यदि बात करें तो एससी की 48 जातियां और एसटी की क्या है दोस्तों 46 जनजातियां क्या है रिकॉग्नाइज की गई हैं। दोस्तों कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट ये याद कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारे मेन मतलब अलग अलग एक एक जाति एक एक ट्राइबल्स ग्रुप को पकड़ेंगे और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर हम बात करेंगे। सो दोस्तों एमपी को क्या है दोस्तों, एमपी को क्या है, ट्राइबल स्टेट कहा जाता है। तो सो दोस्तों इसमें हम वीडियो लेक्चर में बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं। तो एमपी को क्या है दोस्तों, ट्राइबल स्टेट के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें कि एमपी में जो पॉपुलेशन की यदि बात करें तो 21 पॉपुलेशन है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब की क्या है दोस्तों 21% पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। वही यदि बात करें शेड्यूल कास्ट की तो शेड्यूल कास्ट की क्या है दोस्तों हमें लगभग 15.6% पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसीलिए क्या है दोस्तों हम मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट भी कहते हैं। सबसे अधिक क्या है दोस्तों ट्राइबल हमें धार में देखने को मिलेगी, लेकिन परसेंटेज वाइज क्या है दोस्तों हमें अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। तो सबसे अधिक यदि पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि सबसे अधिक ट्राइबल्स हमें कहाँ मिलेंगे, तो वो दोस्तों हमें कहाँ मिलेंगे, धार में देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि परसेंटेज वाइज सबसे अधिक हमें कहाँ देखने को, तो परसेंटेज वाइज दोस्तों कहाँ हमें अलीराजपुर में सबसे अधिक देखने को मिलेंगे ट्राइबल्स। ठीक है, अब कुछ डेट्स याद कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 31 अगस्त की यदि हम बात करें तो 31 अगस्त की यदि बात करें तो 31 अगस्त को क्या दोस्तों विमुक्त जाति दिवस, इसको याद रखना है दोस्तों हमें, विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। तो विमुक्त जाति दिवस क्या दोस्तों 31 अगस्त को मनाया जाता है। तो 31 अगस्त दोस्तों क्या है, विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें 9 अगस्त की तो 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त की यदि बात करें तो 9 अगस्त को हम वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है, विश्व जनजाति दिवस के रूप में जानते हैं। तो 9 अगस्त क्या है दोस्तों, 9 अगस्त को क्या है हम वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में हम जानते हैं। 15 नवंबर की बात करेंगे तो 15 नवंबर की यदि बात करें दोस्तों तो 15 नवंबर को हम क्या दोस्तों जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस, तो 15 नवंबर को दोस्तों हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम बनाते हैं। तो इसे हमें महत्वपूर्ण रूप से 3 डेट्स हमें याद रखनी है दोस्तों। तो कौन कौन सी 3 डेट्स याद है दोस्तों, 31 अगस्त विमुक्त जाति दिवस, 9 अगस्त वर्ल्ड ट्राइबल डे विश्व जनजाति दिवस, और 15 नवंबर की यदि बात करेंगे तो 15 नवंबर को दोस्तों क्या है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम जानते हैं। दोस्तों कुछ संग्रहालय के नाम भी हमें याद रखने होंगे, जैसे राज्य जनजाति संग्रहालय जिसे हम कहते हैं एमपी मध्य प्रदेश का क्या है स्टेट ट्राइबल म्यूजियम। तो ये स्टेट ट्राइबल म्यूजियम जिसे हम कहते हैं राज्य जनजाति संग्रहालय, ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, तो ये हमें भोपाल में देखने को मिलेगा। यदि बात करें बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, तो दोस्तों क्या है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है हमें दोस्तों देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा में। तो ये हमें क्या है दोस्तों छिंदवाड़ा में हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट भी हमें याद रखने होंगे, जैसे मध्य प्रदेश का ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है हमें, ट्राइबल म्यूजियम भोपाल में देखने को मिलेगा। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। और आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, खजुराहो में। तो ये हमें इम्पोर्टेंट से याद रखना है कि जो आदिवर्त है दोस्तों, आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ है दोस्तों, खजुराहो में बनाया जा रहा है। तो ये दोस्तों इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है,
कि कहाँ बनाया जा रहा है, खजुराहो में। तो आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में बनाया जा रहा है। ठीक है। बेगा जनजाति दोस्तों कहाँ अधिकांश हमें डिंडोरी में देखने को मिलेगी। फर्स्ट ट्राइबल रेडियो, ठीक है। सो दोस्तों यदि हम बात करें कि कुछ और फर्स्ट ट्राइबल रेडियो, तो फर्स्ट ट्राइबल रेडियो कहाँ है दोस्तों, हमें अलीराजपुर में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ट्राइबल रेडियो कहाँ है दोस्तों, अलीराजपुर में शुरू किया गया था। यदि गोंडी कम्युनिटी रेडियो की यदि बात करें, क्या है दोस्तों, गोंडी कम्युनिटी रेडियो। तो गोंडी कम्युनिटी रेडियो हमें कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, चिचोली बैतूल में देखने को मिलेगा। कहाँ दोस्तों, चिचोली बैतूल में हमें देखने को मिलेगा। चिचोली बैतूल में हमें दोस्तों क्या है, गोंडी कम्युनिटी रेडियो देखने को मिलेगा। यदि ट्राइबल रेडियो की यदि बात करें तो फर्स्ट ट्राइबल रेडियो हमें अलीराजपुर में शुरू किया गया। और गोंडी कम्युनिटी रेडियो कहाँ दोस्तों, चिचोली बैतूल में हमें देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें कि जो सहरिया है, तो दोस्तों सहरिया कम्युनिटी रेडियो कहाँ, श्योपुर में। तो ये भी हमें याद रखना दोस्तों कि जो सहरिया के लिए है, सहरिया कम्युनिटी रेडियो हमें कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, श्योपुर में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तो श्योपुर में क्या है दोस्तों, हमें कम्युनिटी रेडियो देखने को मिलेगा। सो दोस्तों सभी ट्राइबल ग्रुप्स के लिए क्या है दोस्तों, हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश ने जनजातीय विकास प्राधिकरण का स्थापना की है। सो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने क्या है दोस्तों, जनजातियों के विकास के लिए, किस चीज़ के लिए, जनजातियों के विकास के लिए क्या, जनजातीय विकास प्राधिकरण, ठीक है, जनजातीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की है। तो दोस्तों जनजातीय विकास प्राधिकरण की स्थापना की है। तो कितने प्राधिकरण है दोस्तों, 3 हमें प्राधिकरण देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों अति पिछड़ी जनजातियों की यदि हम बात करें तो 3 हमने देखी थी कि कौन कौन सी है, सहरिया, भारिया और बेगा। सहरिया, भारिया और बेगा 3 क्या है, अति पिछड़ी जनजाति हैं। तो इसी के लिए दोस्तों सहरिया जनजातीय विकास प्राधिकरण, भारिया जनजातीय विकास प्राधिकरण और बेगा जनजातीय विकास प्राधिकरण, 3 प्राधिकरणों की स्थापना की है। सो आई होप दोस्तों ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझ में आए होंगे। अब हम आगे बात करेंगे। सो दोस्तों यदि एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों, एसटी की जो जनसंख्या है, एसटी की जो वर्तमान संख्या है दोस्तों कितनी है, 43 है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था 46 है, लेकिन उसे 3 को हटा दिया गया है दोस्तों। तो हमें इसको याद रखना कि 2003 में जो कीर है, क्या है दोस्तों, 2003 में कीर, मीणा और जो पारधी, ये 3 ट्राइबल्स थे, इनको ट्राइबल की लिस्ट से क्या है, हटा दिया गया है। तो अब कितनी 43 जनजाति समूह हम देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। अब दोस्तों हम एक एक ट्राइबल्स ग्रुप को उठाते हैं और उनका थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही दोस्तों हम क्या है याद करें। तो सबसे पहले हम जनजाति उठाते हैं भील, क्योंकि दोस्तों भील जनजाति को हम उठाते हैं। तो सबसे पहले हम भील जनजाति को उठाते हैं। यदि भील की बात करें दोस्तों, तो भील जनजाति कहाँ हमें देखने को लिए, ये मान लो एमपी का मैप है। तो भील जनजाति क्या है दोस्तों, हमें गुजरात साइड मतलब पश्चिमी साइड देखने को मिलेगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे भील जनजाति की। अब यहाँ की जो बात करें कौन कौन से ज़िले में यदि देखने को मिलेगी, तो दोस्तों इसके अंदर हमें धार, झाबुआ और अलीराजपुर देखने को मिलेगा। सो क्या है दोस्तों, हमें 3 ज़िले देखने को मिलेंगे, धार, झाबुआ और अलीराजपुर। क्या दोस्तों, अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर, ये 3 ज़िले हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये मैप इसी तरह से बनाना है। और ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र जो गुजरात साइड से मिलता है, यहाँ पर जो गुजरात से जो सीमा लगी दोस्तों, वहीं पर हमें क्या है, भील जनजाति हमें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं कि जो इनका विस्तार क्या है दोस्तों, मालवा व निमाड़ क्षेत्र तक भी हमें देखने को मिलेगा। इनकी यदि दोस्तों रेस की यदि बात करें तो ये क्या कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, ये दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट रेस से बिलोंग करते हैं। इनका जो संकेत है या बील है, तो बील मतलब क्या होता है, धनुष। तो इनको क्या है दोस्तों, धनुर्धारी भी कहते हैं। यदि इनकी उपजातियों की बात करें दोस्तों, तो इनकी उपजातियाँ क्या हैं, पटालिया, बरेला, भिलाला और उजाला, तड़वी, ये सब क्या है दोस्तों इनकी उपजातियाँ हैं। सो दोस्तों पटालिया, बरेला, भिलाला, उजाला, ये सब क्या है दोस्तों इनकी उपजातियाँ हमें देखने को मिलेगी। प्रमुख देवता की यदि बात करें दोस्तों, तो इनके जो प्रमुख देवता हैं, भीलट देव, बाबा डूंगर, राजा पंथा, ये सब क्या है दोस्तों इनके प्रमुख देव हैं, क्या है, देवता इनके प्रमुख हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना हमें भील का,
तो भील में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है कि जो भीलों का जो नृत्य है और विवाह उत्सव क्या है, दोनों ही भगोरिया हमें देखने को मिलेगा। तो भगोरिया, ठीक है, तो भगोरिया को हमें इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है कि भगोरिया नृत्य और भगोरिया पर्व या उत्सव ये दोनों ही क्या है, भील से संबंधित है। भगोरिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, फेस्टिवल ऑफ लव, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लव कहते हैं हम भगोरिया को। और दोस्तों ये भील लोग क्या है, अपने आप को एकलव्य का पूर्वज मानते हैं। तो भील क्या है दोस्तों, यदि पूछ लिया जाए कि कौन सा समुदाय अपने आप को एकलव्य का एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं, तो दोस्तों भील समुदाय क्या है दोस्तों, एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं। क्या है, एकलव्य को अपना पूर्वज मानते हैं। इनकी जो खेती की पद्धति की यदि बात करें दोस्तों, तो ये खेती क्या है, इन झूम खेती करते हैं दोस्तों, और इनकी झूम खेती का नाम क्या है, चिमाता, ठीक है। तो चिमाता क्या है दोस्तों, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, और इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किसके द्वारा की जाती है, भील जनजाति के द्वारा की जाती है, ठीक है। इनका जो भगवान है क्या है दोस्तों, पिथोड़ा बाबा की भी ये लोग पूजा करते हैं। तो दोस्तों इनमें ये भी याद रखना कि जो भील लोग हैं क्या है, पिथोड़ा बाबा, क्या है, पिथोड़ा बाबा या पिथोड़ा बाबा की पूजा करते हैं। और इनकी पेंटिंग की भी यदि बात करें तो पिथोड़ा पेंटिंग, क्या है दोस्तों, पिथोड़ा इनकी पेंटिंग का नाम भी है। और पेमा फत्ता ये प्रमुख कलाकार देखने को मिलेंगे, भूरीबाई भी प्रमुख कलाकार हमें देखने को मिलेगा। तो दो कलाकार का नाम याद रखना दोस्तों हमें कि जो पिथोरा पेंटिंग है उसमें पेमा फात्ता, ठीक है, पेमा फात्ता और भूरीबाई, ठीक है, पेमा फात्ता और भूरीबाई, हमें दो नाम याद रखने हैं, पिथोरा पेंटिंग। और पिथोरा पेंटिंग क्या है दोस्तों, भील समुदाय से संबंधित है, ठीक है। भीलों का गांधी की यदि बात करें दोस्तों, तो भीलों का जो गांधी है, भीलों का गांधी यदि किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मामा बलेश्वर दयाल। तो दोस्तों मामा बलेश्वर दयाल हमें याद रखना है कि जो मामा बलेश्वर दयाल, तो मामा बलेश्वर दयाल क्या है दोस्तों, भीलों के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों भीलों के जो गांधी हैं वो कौन है, मामा बलेश्वर दयाल को हम भीलों के गांधी के रूप में जानते हैं। दोस्तों यदि भीलों का जो प्रमुख नाट्य क्या है, तो इनका जो नाट्य क्या है, गवरी। तो दोस्तों यदि भीलों का जो नाट्य है, इस भीलों के नाट्य को हम कहते हैं गवरी, क्या है, गवरी, ठीक है। तो भीलों का जो प्रमुख नाट्य है इसको हम गवरी कहते हैं दोस्तों। और गोल गधेड़ी भी क्या है दोस्तों, इनका नृत्य है, क्या है, गोल गधेड़ो, क्या है दोस्तों, गोल गधेड़ो क्या है दोस्तों, भीलों का एक प्रमुख नृत्य हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों भगोरिया उत्सव के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भगोरिया उत्सव क्या होता है। तो दोस्तों भीलों का जो प्रमुख उत्सव है उसको क्या बोलते हैं हम, भगोरिया, क्या बोलते हैं दोस्तों, भीलों का जो प्रमुख उत्सव है उसको हम भगोरिया बोलते हैं। और ये क्या है, होली के 6-7 दिन पहले मनाया जाता है, और ये 3 चरणों में मनाया जाता है, ठीक है। तो 3 चरणों कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो तीनों चरणों को हमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इंपॉर्टेंट से हमें याद रखना है, ठीक है। जैसे पहले को बोलते हैं गुलालिया, ठीक है, गुलालिया। दूसरा चरण दोस्तों कहलाता है गोल गधेड़ो, और तीसरा कहलाता है उजाड़िया, ठीक है, उजाड़िया। तो 3 चरण में दोस्तों क्या है, हमें देखने को मिलेगा कि 3 चरण में भगोरिया उत्सव को मनाया जाता है। पहले गुलालिया, दूसरा गोल गधेड़ो, और तीसरा क्या है, उजाड़िया। तो दोस्तों ये 3 चरणों में मनाया जाता है भीलों का उत्सव। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा भीलों से संबंधित। तो भील क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। भीलट देव, बाबा डूंगर, राजपंथा, ये इनके क्या है, प्रमुख देवता हैं, ठीक है। यदि इनकी उपजातियों की बात करें तो इनकी उपजातियाँ हैं भिलाला, पटालिया, बरेला, बेगा, ठीक है। यदि इनकी प्रमुख पेंटिंग की यदि बात करें तो इनकी प्रमुख पेंटिंग क्या है दोस्तों, पिथोरा पेंटिंग। और इनके भगवान भी कौन है, पिथोरा बाबा, ठीक है। तो पिथोरा पेंटिंग दोस्तों प्रमुख रूप से हमें याद रखनी है, कौन किससे, भीलों से संबंधित है। और पेमा फात्या और भूरीबाई, ये क्या है दोस्तों, भील समुदाय के कलाकार हैं। दोस्तों बणेश्वर मेला एक याद रखना हमें, बेणेश्वर मेला, क्या है दोस्तों, बेणेश्वर मेला क्या है, भीलों का कुंभ कहा जाता है। तो बेणेश्वर का जो मेला है, बेणेश्वर मेला को हम भीलों का कुंभ कहते हैं, क्या कहते हैं, भीलों का कुंभ। तो भीलों का कुंभ क्या है दोस्तों, बेणेश्वर मेला भीलों का कुंभ कहलाता है। और यदि इनके पेय पदार्थ की बात करें तो ये मुख्य रूप से क्या है दोस्तों, पेय पदार्थ में ताड़ी का, ठीक है, ताड़ी, रबड़ी और घुंगरी, ये 3 प्रकार का
इनके पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमने याद कर लिया कि जो इनका बेणेश्वर मेला क्या है दोस्तों, बेणेश्वर मेला भीलों का कुंभ है। पेय पदार्थ की यदि बात करें तो पेय पदार्थ ताड़ी, रबड़ी और घुंगरी हमें देखने को मिलेगी। और इनकी जो हाउस की यदि बात करें, मतलब इनकी जो हाउसिंग है, किस तरह के घर में रहते हैं, तो इनके ग्रुप ऑफ हाउस को क्या कहते हैं, फालिया कहते हैं। सो दोस्तों इनकी जो हाउसिंग है, इनकी हाउसिंग को हम क्या कहते हैं, फालिया। ठीक है, तो भीलों की जो हाउसिंग को क्या कहते हैं, हम फालिया कहते हैं। और दोस्तों इनके अन्य उत्सव की यदि बात करें तो जात्रा, गुल और नवई। ठीक है, यदि इनके अन्य उत्सव की यदि बात करें तो अन्य उत्सव में भी हम कहते हैं जात्रा, गुल और नवई। तो ये दोस्तों 3 अलग अन्य उत्सव हैं भगोरिया के अलावा जो मनाते हैं। सो आई होप दोस्तों भील हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को दोस्तों यदि 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो हमें PDF देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ ही हैंड टू हैंड रिवाइज भी हो जाएगा। दोस्तों अब अगली जाति की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला ट्राइबल ग्रुप है हमारा दोस्तों गोंड है। ठीक है, तो अगला ट्राइबल ग्रुप की यदि हम बात करें तो अगला ट्राइबल ग्रुप क्या है दोस्तों, हम गोंड की बात करेंगे। यदि इनकी रेस की बात करें तो दोस्तों ये क्या है, द्रविडियन। ठीक है, द्रविडियन रेस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, द्रविडियन रेस से बिलोंग करते हैं। और इनका विस्तार की यदि बात करें तो नर्मदा घाटी में, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये कहाँ देखने को मिलेगा, इस पट्टी में हमें क्या है, गोंड देखने को मिलेंगे। दोस्तों इनके प्रमुख देवता की यदि बात करें तो इनके प्रमुख देवता गोंडों की क्या बात करें, नारायण देव, लोहासुर, बड़ा देव। ठीक है, ये सब इनके क्या है, प्रमुख देवता हैं। दूला देव, महादेव। तो इनके प्रमुख देवता की यदि बात करें तो दोस्तों बड़ा देव, महादेव, ठीक है, लोहासुर और हम बात करेंगे दूला देव। ठीक है, तो ये इनके क्या है दोस्तों, प्रमुख देवता हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों लारू काज एक फेस्टिवल होता है, क्या एक फेस्टिवल का नाम है गोंडों का, जिनका नाम है लारू काज। ठीक है, अब ये लारू काज फेस्टिवल क्या है दोस्तों, इसमें नारायण की पूजा की जाती है। किसकी, नारायण की पूजा की जाती है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, पशु बलि का प्रावधान है। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, पशु बलि दी जाती है। तो ये नाम याद रखना है दोस्तों, लारू काज। लारू काज क्या है दोस्तों, गोंडों के द्वारा बनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। इसमें नारायण देव को पशु बलि दी जाती है और ये दीपावली के समय किया जाता है। दोस्तों यदि गोंडों की जो जनजाति उनके वर्गीकरण की यदि बात करें तो गोंडों की जनजाति में हम प्रधान देखेंगे, है ना, इनका प्रधान देखेंगे। और प्रधान क्या अधिकतर पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। यदि हम बात करें ओझा की तो दोस्तों ओझा भी गोंडों के एक सब टॉपिक है, सब ग्रुप है। इसको क्या है, लोग ये क्या है, तांत्रिक कार्य करते हैं क्या, ठीक है ना। ठीक है, तांत्रिक कार्यों में लगे रहते हैं। और अगरिया की बात करें दोस्तों तो अगरिया समुदाय गोंड में क्या है दोस्तों, एक अगरिया समुदाय हमें देखने को मिलेगा। और अगरिया की यदि बात करें तो ये लोहे का काम करते हैं। क्या है, लोहे का काम करते हैं। और लोहासुर को क्या है, अपना भगवान मानते हैं। सो दोस्तों क्या है, लोहासुर को क्या है, अपना देवता मानते हैं। कौन, अगरिया जनजाति, अगरिया समूह के लोग। ठीक है, यदि बात करें सोलहरा, ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों सोलहास, है ना, सोलहास या सोलहरा अलग अलग नाम से आते। तो सोलहास की यदि बात करें तो ये भी क्या है, गोंडों का एक ट्राइबल ग्रुप है या सब ग्रुप है। ये क्या है दोस्तों, लकड़ी का काम करते हैं। ठीक है, लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ईगिरी का काम करते हैं। यदि दोस्तों संपत्ति के आधार पर यदि हमें देखना हो तो गोंड क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। गोंड, एक वे गोंड होते हैं जिनके पास संपत्ति है और एक वे गोंड होते हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है। यदि व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है तो उसको हम कहते हैं धुर गोंड, मतलब इनके पास क्या है, लैंड होल्डिंग नहीं है। लेकिन दोस्तों ये क्या है, राजगोंड की यदि बात करें दोस्तों तो जो राजगोंडों के पास क्या है, इनके पास लैंड ओनरशिप होती है, इनके पास अधिक संपत्तियां होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि गोंड भी क्या है, गोंडों के हमने टाइप्स देख लिए कि प्रधान, ओझा, अगरिया, सोलहस और यदि राजगोंड और धुरगोंड, ये सब क्या है दोस्तों, इनके सब टाइप हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों यदि बात करें तो गोंड क्या है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों, गोंड क्या है दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी ट्राइबल से। ठीक है, लेकिन यदि बात करें क्षेत्रफल के आधार पर तो क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में क्या है, जो गोंड है वो क्या है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो दोस्तों अब आगे बात करेंगे जो गोंड लोग क्या है, गोंडों की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, गोंडों की क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या। तो इनकी जो 3 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एक को हम बोलते हैं बारी, एक को बोलते हैं
पेंडा और तीसरे को हम बोलते हैं डिप्पा। ठीक है, तो ये डिप्पा क्या है दोस्तों, ये 3 हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगी जो कि गोंड समुदाय के द्वारा की जाती है। तो बारी, पेंडा, डिप्पा, ये क्या है दोस्तों, कृषि पद्धतियाँ हैं। जैसे कि चिमाता क्या है दोस्तों, भीलों की थी, वैसे ही हमें क्या है, हमें देखने को मिलेगी गोंडों की क्या है, बारी, पेंडा और डिप्पा हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों यदि प्रमुख नृत्य की यदि हम बात करें कि इनके प्रमुख नृत्य कौन से होते हैं, तो इनके प्रमुख नृत्य की यदि हम बात करें तो कर्म झूमर क्या है दोस्तों, नृत्यों की यदि हम बात कर लेते हैं, नृत्यों में क्या है हमें, कर्म झूमर, ठीक है, कर्मा, कर्म झूमर, कर्मा, सजनी, सुआ, ठीक है, सुआ, सजनी, गेड़ी, ये दोस्तों क्या है, हमें इनके प्रमुख नृत्य देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, इनके प्रमुख नृत्य की यदि बात करें तो कर्मा झूमर, कर्मा, सुआ, सजनी, सेला, ठीक है, सजनी और सजनी, सेला और गेड़ी, ये सब क्या दोस्तों हमें प्रमुख नृत्य हमें देखने को मिलेंगे किसके, गोंड हो गए। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, पूछ लिया जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट कम से कम ये याद हमें होना चाहिए कि सुआ, सजनी, सेला, ये क्या है दोस्तों, क्या है, गोंडों के प्रमुख नृत्य हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों इनकी विवाह पद्धति की यदि बात करें कि इनकी जो विवाह पद्धति है वो किस तरह की होती है, तो इनकी विवाह पद्धति की यदि हम बात करें दोस्तों, तो विवाह में क्या होता है, एक होता है लमसेना विवाह, लमसेना लमझना विवाह। तो दोस्तों लमसेना की यदि बात करें तो लमसेना में क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो लड़का होता है वो लड़की के घर जाता है और लड़की के घर जाके काम करता है। वो इस बात को प्रूव करता है कि जो लड़का है इस लड़की के योग्य है, ये उसे खिला पिला सकता है, इसके साथ लड़की जीवन बिता सकती है। तो कुछ महीने या कुछ साल तक क्या दोस्तों, लड़का क्या है, लड़की के घर जाता है और घर जाके पूरा कामकाज संभालता है अपने ससुराल जाके। तो उसके बाद क्या है, लड़का और लड़की की शादी की जाती है। तो दोस्तों इस पद्धति को कहा जाता है लमसना विवाह। अन्य की बात करें दोस्तों तो और किस प्रकार के विवाह होता है, तो दूध लोटावा, ठीक है, एक विवाह पद्धति का नाम है दूध लोटावा। एक विवाह पद्धति का नाम क्या है दोस्तों, हम बोलेंगे घोटुल, ठीक है, घोटुल। गोंडों में क्या है, एक घोटुल प्रथा प्रचलित होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी लड़का और लड़की है, दोनों कुछ समय के लिए क्या दोस्तों साथ रहते हैं और गोंड का एक प्रधान या फिर गोंड की एक प्रमुख महिला होती है या सदस्य होते हैं, वो इन दोनों लड़के लड़की पर नज़र रखते हैं और इनके गतिविधियों पर नज़र रखते हैं और फिर उसके बाद क्या है, इन्हें परमिशन दी जाती है शादी की। तो इसे बोलते हैं घोटुल पद्धति, ठीक है, मुड़िया गोंड, ठीक है, ये जो जो इनके ऊपर निगरानी रखता है उसे बोलते हैं मुड़िया गोंड, ठीक है। यदि डांस की यदि बात करें तो दोस्तों ये हल्की डांस करते हैं, ठीक है, हल्की या हुल्की जो भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोंड लोग क्या है, हुल्की डांस करते हैं, ठीक है। और गोंड लोग क्या है दोस्तों, अपने आप को क्या बोलते हैं, कोयातुर बोलते हैं। तो दोस्तों गोंड के लोग, गोंड जनजाति अपने आप को कोयातुर, ठीक है, गोंड जनजाति अपने आप को कोयातुर कहते हैं या कोयतुर बोलते हैं। इनकी पेंटिंग की यदि बात करें तो इनकी पेंटिंग इनके नाम से ही जानी जाती है। तो गोंड लोगों की जो पेंटिंग है दोस्तों, गोंडी पेंटिंग के नाम से ही जानी जाती है। और जो जहाँ पर ये लोग रहते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, जिस मोहल्ले में ये रहते हैं, ये अपने मोहल्ले को क्या बोलते हैं, टोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोला। तो गोंड लोग क्या है दोस्तों, गोंड लोग अपने मोहल्ले को बोलते हैं टोला। तो याद रखना दोस्तों, गोंड लोग अपने मोहल्ले को टोला बोलते हैं, ठीक है। मड़ई इनका एक प्रमुख त्यौहार। तो गोंड लोगों का एक प्रमुख त्यौहार क्या है दोस्तों, मड़ई। तो मड़ई भी क्या है दोस्तों, गोंड लोगों का एक प्रमुख त्यौहार हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो गोंड जनजाति क्या है दोस्तों, द्रविडियन रेस से संबंधित है, ठीक है। ये नर्मदापुरम वाले क्षेत्र में, मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा में हमें देखने को मिलेगा। इनकी विवाह पद्धति क्या है दोस्तों, लमसेना विवाह, लमझना विवाह, घोटुल विवाह, ठीक है, और दूध लोटावा, ठीक है। ये और पठोनी भी क्या है दोस्तों, इनकी विवाह पद्धति है। तो क्या दोस्तों, एक और विवाह पद्धति है जिसका नाम है पठोनी। तो ये 4-5 प्रकार की विवाह पद्धति है। इनके देवता की यदि बात करें तो इनके देवता नारायण देव, लोहासुर, महादेव, दूलादेव, ये सभी हमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हमने पीछे पढ़ा है कि जो इनके प्रमुख नृत्य हैं, तो इनके प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, सजनी, सुआ, कर्मझार, गेड़ी, कर्मा, ये सब क्या दोस्तों इनके नृत्य हमें देखने को मिलेंगे। और हमने सब टाइप भी पढ़ लिया कि गोंडों की जो उपजातियाँ कौन सी है। हमने पढ़ा है कि राजगोंड है जिनके पास संपत्तियाँ हमें देखने को मिलेगी, लेकिन धुरगोंड के पास हमें लैंड होल्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर अगरिया जनजाति है, सोल्हास जनजाति है,
ओझा प्रधान, ये क्या है दोस्तों, अगरिया क्या है, लोहे का काम करते हैं और लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। और ये भी हमने पढ़ा कि जो गोंड है मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर क्या है, ट्राइबल ग्रुप है। तो ट्राइबल ग्रुप क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप हमें देखने को मिलेगा गोंड। और दोस्तों 2019 में क्या है, जो गोंडी भाषा है उसको मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तक निगम ने भी शामिल कर लिया है। सो दोस्तों हमें याद कर पता होना चाहिए कि 2019 में क्या है दोस्तों, जो गोंडी भाषा है, गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश के पाठ्य पुस्तक निगम है उसने भी अपने इसमें शामिल कर लिया है। आई होप दोस्तों गोंडी ट्राइबल ग्रुप्स का पूरी तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने रिवाइज कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों कोल जनजाति के ऊपर। ठीक है, तो कोल जनजाति की यदि बात करें तो कोल जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलेगी, यदि हम बात करें इस तरह से मैप बनाए तो कोल जनजाति हमें इस एरिया में देखने को मिलेगी। मतलब कोल जनजाति क्या है दोस्तों, हमें इस एरिया में देखने को मिले। तो कोल जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलेगी, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ठीक है, सतना, रीवा, थोड़ा सा इस एरिया में हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों यदि हम फिर से इस तरह से मैप बनाएं, ये पूरब है, पश्चिम है, ये पूरब है, तो इधर के एरिया में क्या है दोस्तों, हमें कोल जनजाति हमें देखने को मिलेगी। और कोल जनजाति की यदि बात करें तो हमें क्या है, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, ये इन एरिया में हमें क्या है दोस्तों, कोल जनजाति देखने को मिलेगी। अब इनकी रेस की यदि बात करें दोस्तों कि ये किस रेस से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों कोलेरियन रेस से ये बिलोंग करते हैं। कौन से, कोलेरियन रेस से क्या दोस्तों, कोल समुदाय बिलोंग करता है। यदि इनकी बात करें दोस्तों कि इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, तो दोस्तों ये लोग क्या है, अपने प्रमुख देवता की यदि बात करें तो बेरम देव, ठीक है, सूर्य देव और ठाकुर देव को मानते हैं। सो दोस्तों कौन सा है, तो इनके प्रमुख देवता की यदि बात करें हम तो ठाकुर देव, बेरम देव और सूर्य देव, ठीक है, ये तीन को प्रमुख रूप से मानते हैं। कौन, कोल जनजाति समूह के लोग। इनका जो प्रमुख नृत्य है दोस्तों, इनके प्रमुख नृत्य की यदि हम बात करें तो ये इनका कोल दहका, ठीक है, तो इनका जो प्रमुख नृत्य है कोल दहका नृत्य के रूप में हम जानते हैं। तो कोल दहका, तो कोल दहका दोस्तों क्या है, कोल दहका कोल जनजाति समूह का क्या है, प्रमुख नृत्य है। यदि इनकी हाउसिंग की यदि बात करें तो इनकी जो हाउसिंग है दोस्तों, इसको हम कोल्हन कहते हैं। तो किस तरह के घरों में रहते हैं ये, इनकी हाउसिंग का नाम है दोस्तों कोल्हन। क्या दोस्तों, कोल्हन इनकी हाउसिंग का नाम है। तो इसकी हाउसिंग का नाम हमें कोल्हन या टोला भी इनकी हाउसिंग को बोलते हैं। और ऋग्वेद में कोल को क्या है दोस्तों, कोलहती के नाम से वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों हमें कोल जनजाति का जो चर्चा देखने को मिलेगी, हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगी। और इनके लिए जो शब्द उपयोग किया गया है कोलहती समुदाय या कोलहती ग्रुप, तो ऋग्वेद में भी हमें कोल समुदाय का चर्चा देखने को मिलेगी। और दोस्तों सबरी माता का जो स्टेच्यू है वह कहाँ बनाया जा रहा है, सतना में बनाया जा रहा है। तो हमें ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना करंट अफेयर का कि जो सबरी माता का जो स्टेच्यू है दोस्तों, सबरी माता का जो मूर्ति है या स्टेच्यू है वो कहाँ बनाया जा रहा है, सतना में बनाया जा रहा है। कोल क्या है, मध्य प्रदेश की दोस्तों सबसे तीसरी बड़ी जनजाति है। तो दोस्तों गोंड के बाद क्या, कोल क्या है दोस्तों, तीसरी बड़ी जनजाति है। तो तीसरी बड़ी जनजाति क्या है दोस्तों, कोल हमें देखने को मिलेगी। इसके मुखिया को दोस्तों हम मुकद्दम या चौधरी कहते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था दोस्तों, कोल मतलब नाम से ही है कि कोल मतलब कोयला और मतलब खदान। तो दोस्तों कोल जनजाति क्या है, इनकी जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खदानों पर निर्भर है। मतलब ये माइनिंग एक्टिविटीज़ में अधिक से अधिक संलिप्त होते हैं। यदि दोस्तों कोलों की यदि बात करें तो जो कोल है, कोल की उपजातियों की यदि बात करें तो हमें कौन कौन सी देखने को मिलेगी, ठकुरिया, इनकी जो उपजातियाँ ठकुरिया, कगबरिया, तो कगबरिया हमें देखने को मिलेगी, ठकुरिया, कगबरिया, रोतेला, रेवरिया, भवतिया, है ना, रोहिया, रोतेला और रेवरिया। तो ये क्या दोस्तों प्रमुख जनजाति हमें इनकी प्रमुख उपजातियाँ देखने को मिलेगी। सो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनकी उपजातियों को। इनकी उपजातियों का नाम है ठकुरिया, कगबरिया, रोहिया, रोतेला, भवरिया। तो इनकी प्रमुख जनजातियाँ हमें देखने को मिलेगी। और ठाकुर देव, सूर्यदेव, बेरम देव, ठीक है, ये इनके प्रमुख देवता हमें देखने को मिलेंगे। सबरी माता का मंदिर कहाँ दोस्तों, सतना में बनाया जा रहा है। और
ऋग्वेद में भी कोलहति के नाम से इनका वर्णन हमें देखने को मिलेगा। इनकी जो पंचायत है दोस्तों, इसकी पंचायत को क्या कहा जाता है, तो ये लोग जिस तरह की पंचायत लगाते हैं दोस्तों, इनकी पंचायत को एक नाम है जिसका नाम क्या है, गोहिया। नाम याद रखना है दोस्तों, गोहिया। इनकी पंचायत का जो नाम है दोस्तों क्या है, इनकी पंचायत का नाम हमें गोहिया देखने को मिलेगा। तो इसकी जो पंचायत है दोस्तों, इनकी पंचायत का नाम हमें गोहिया देखने को मिलेगा। सो दोस्तों एक बार फिर से हम कोल जाति को एक बार अभी का भी रिवाइज कर लेते हैं। कोल जनजाति क्या है दोस्तों, हमें पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कौन सा एरिया है, रीवा, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ठीक है, ये क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। इनके प्रमुख देवता ठाकुर देव, सूर्यदेव और बैरम देव हमें देखने को मिलेगा। ऋग्वेद में भी इनका नाम कोलहति के नाम से है। सबरी माता का स्टेचू सतना में बनाया जा रहा है। इनकी हाउसिंग के नाम की यदि बात करें तो इनकी हाउसिंग को बोलते हैं हम कोलहन, और इनकी पंचायत को क्या दोस्तों हम गोहिया के नाम से जानते हैं। तो इनकी पंचायत का है गोहिया, और इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कोयला या फिर कोयले की खानों पर निर्भर करती है। यदि इनकी उपजातियों की बात करें तो कोलों की उपजातियाँ क्या है दोस्तों, हमें क्या है, रोतिया, रोहिया, ठाकुरिया, कगबरिया, भवरिया या भवतिया हमें देखने को मिलेगी। तो एक बार उपजातियाँ फिर से बोल देता हूँ मैं, रोतेला, भवतिया, कगबरिया, ठकुरिया, रोतिया, रेवरिया, ये क्या दोस्तों इनकी प्रमुख जनजातियाँ हैं। ठीक है, यदि इनका इनका नृत्य हमने देखा कि इनका नृत्य क्या है दोस्तों, तो इनका जो नृत्य है कोल देह का है, और इनकी विवाह पद्धति बिल्कुल हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार ही हमें देखने को मिलेगी। अगली जनजाति की यदि बात करें दोस्तों, तो अगली जनजाति क्या है, हम सहरिया जनजाति की बात करेंगे कि जो सहरिया जनजाति हमारा अति पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो अब ये सहरिया जनजाति क्या है दोस्तों, हमें सबसे उत्तरी क्षेत्र में देखने को, मतलब ये मध्य प्रदेश का हमारा नक्शा है, तो ये उत्तरी क्षेत्र में क्या है, हमें सहरिया जनजाति हमें देखने को मिलेगी। अब कौन कौन से जिले हैं, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, हम शिवपुरी की बात कर सकते हैं, ग्वालियर की बात कर सकते हैं और श्योपुर की बात कर सकते हैं। ठीक है, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी उत्तरी क्षेत्र की हम बात करेंगे। ओके, इनकी विवाह पद्धति भी क्या है दोस्तों, हिंदुओं के अनुसार ही है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जो इनकी रेस है। ठीक है, ये किस रेस से बिलोंग करते हैं, तो सेम टू सेम जो कोल जनजाति है, क्या है, कोल जनजाति कोलेरियन से थी, तो ये भी क्या है दोस्तों, सहरिया भी क्या है, कोलेरियन रेस से ही बिलोंग करते हैं। तो ये क्या है, कोलेरियन रेस से ही क्या दोस्तों बिलोंग करते हैं हमारे सहरिया जनजाति। और ये किस क्षेत्र में है, ग्वालियर, शिवपुर, मुरैना, राजगढ़, ठीक है, शिवपुरी क्षेत्र इसमें हमें देखने को मिलेगा। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है दोस्तों कि ये क्या है, अत्यधिक मात्रा में क्या है, अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करते हैं। मद्यपान मतलब मदिरापान करते हैं, मतलब ये हमेशा नशे में ही चूर रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़े नशेड़ी होते हैं, अत्यधिक मद्यपान करते हैं। इनके देवताओं की यदि बात करें दोस्तों, तो इनके जो देवताओं की नाम है भैरव देव, सबसे ज़्यादा क्या है, इनका जो है भैरव देव इनका प्रमुख देवता माने जाते हैं। और यदि बात करें तो तेजा जी, सीता माता, ये भी इनके प्रमुख देवता हैं। तो तेजा जी और सीता माता, ठीक है, सीता माता, ये क्या इनके प्रमुख देवता हमें देखने को मिलेंगे। तो भैरव देव, तेजा जी, सीता माता, ये इनके प्रमुख देवता हमें देखने को मिलेंगे। यदि इनकी हाउसिंग की बात की जाए दोस्तों, तो इनकी जो हाउसिंग किस तरह की होती है, तो इनकी हाउसिंग को हम कहते हैं सहरिया जनजाति है। तो इनकी हाउसिंग का नाम क्या है दोस्तों, सहराना। तो सहराना टाइप की हाउसिंग में रहते हैं आप। सहराना टाइप की हाउसिंग में क्या होता है दोस्तों, ये किसी व्यक्ति का घर है, तो उसी की छत से सटा हुआ दूसरे व्यक्ति का घर, फिर इसी की छत से सटा हुआ तीसरे व्यक्ति का, फिर इसी की छत से सटा हुआ चौथे व्यक्ति का। तो इस तरह से छतें क्या है दोस्तों एक साथ सटी हुई रहती हैं। इस तरह के घर की पद्धति सहराना लोगों के द्वारा या सहरिया जनजाति के द्वारा यूज़ में की जाती है। तो इस तरह की पद्धति को बोलते हैं सहराना हाउसिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सहराना टाइप की रहते हैं, छत एक दूसरे से जुड़ी रहती है। सहरिया जनजाति की यदि बात करें दोस्तों, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम याद करेंगे दोस्तों कि जो सहरिया जनजाति है, इसे सबसे अधिक कुपोषित जनजाति के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों क्या है, सहरिया जनजाति को सबसे अधिक कुपोषित जनजाति के रूप में हम देखते हैं। और यदि बात करें श्योपुर की, यदि बात करें तो जो श्योपुर है दोस्तों, श्योपुर को एक टैग दिया गया कि श्योपुर क्या है, इथोपिया है भारत का। तो भारत का क्या है दोस्तों, इथोपिया है। तो श्योपुर क्या है दोस्तों, भारत का इथोपिया, क्योंकि दोस्तों इथोपिया में सबसे अधिक से अधिक हमें कुपोषण देखने को मिलता है। तो दोस्तों इथोपिया में क्या है, हमें सबसे अधिक कुपोषण देखने को मिलता है। और भारत का जो श्योपुर हमारा ज़िला है, श्योपुर में सबसे अधिक क्या है दोस्तों, हमें कुपोषित ट्राइबल्स ग्रुप देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें एक और चीज़ फैक्ट की,
तो यहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप है इन्हीं के अंदर ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की अधिक से अधिक हमें बीमारी, टीबी के जो बीमारी है इसमें अधिक से अधिक ट्राइबल ग्रुप हमें ग्रसित देखने को मिलेंगे। इनका घर या मोहल्ले की यदि बात करें सहराना या सहरोल कहलाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ भी लिया कि जो इनको जो जिस मोहल्ले को बोलते हैं तो मोहल्ला क्या है, सहराना और या सहरोल कहलाता है। दोस्तों इनकी जनजाति में, सहरिया जनजाति में क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो लड़की का जन्म है या फिर कन्या का जन्म है इसे शुभ माना जाता है। ठीक है, तो कन्या के जन्म को क्या है दोस्तों, सहरिया जनजाति में शुभ माना जाता है। दोस्तों इनके प्रमुख नृत्य की यदि बात करें, अब एक बार नृत्य की देख लेते हैं कि दोस्तों इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं। तो इनके नृत्य की यदि बात करें दोस्तों तो सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य जो हमें याद रखना वो है दुलदुल घोड़ी। ठीक है, तो दुलदुल घोड़ी क्या है दोस्तों, सहरिया जनजाति से संबंधित एक नृत्य है, तो ये हमें याद रखना है। और अन्य नृत्य की यदि बात करें तो लहंगी भी एक नृत्य है दोस्तों जो कि सहरिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों लहंगी और दुलदुल घोड़ी ये दो नृत्य हमें मेन रूप से याद रखना है सहरिया में। ठीक है, और रागिनी भी नृत्य है, तो 3 नृत्य दोस्तों याद रखना है, लहंगी, दुलदुल घोड़ी और एक नृत्य का नाम है दोस्तों रागिनी। तो एक बार हम दोस्तों फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमारे सहरिया जनजाति को। ठीक है, सहरिया जनजाति को दोस्तों क्या है, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि सहरिया जनजाति को क्या है। तो सहरिया जनजाति क्या है दोस्तों, हमें शिवपुरी, भिंड, मुरैना वाले एरिया में देखने को मिलेगी, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर में। इनकी जो विवाह पद्धति है हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार ही देखने को मिलेगी। इनकी जो रेस है क्या दोस्तों, कोलेरियन रेस देखने को मिलेगी। इनकी जो हाउसिंग की यदि बात करें तो इनकी हाउसिंग पद्धति क्या है दोस्तों, सहराना, जो छत, ये सारी सभी छतें क्या दोस्तों एक छत दूसरे छत से जुड़कर बनी हुई रहती है। ठीक है, यदि बात करें इनके बारे में तो कुपोषित, सबसे अधिक कुपोषित लोग हैं, या सहरिया जनजाति क्या है, सबसे अधिक कुपोषित है, सबसे अधिक मद्यपान करते हैं और इनमें टीबी की बीमारी हमें अधिक से अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनके नृत्य की यदि बात करें दोस्तों तो इनके नृत्य क्या हैं, दुलदुल घोड़ी, रागिनी और लहंगी, ये 3 हमें प्रमुख नृत्य देखने को मिलेंगे। और भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है दोस्तों, तो भारत का इथोपिया क्या है, श्योपुर को कहा जाता है। तो श्योपुर क्या है दोस्तों, भारत का इथोपिया कहलाता है। तो श्योपुर हमें दोस्तों स्टार मार्क कर लेना है कि श्योपुर क्या है, भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सहरिया जनजाति है दोस्तों, इसके सहरिया जनजाति के जो लोग हैं सबसे अधिक कुपोषित देखने को मिलेंगे, सबसे अधिक कुपोषित हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी हमारी रैंक क्या है, बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे सहरिया के बाद भारिया जनजाति की। ठीक है, अब सहरिया जनजाति के बाद दोस्तों हम बात करेंगे भारिया जनजाति की। अब ये भारिया जनजाति दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो जिस तरह से सहरिया जनजाति उत्तर में थी, अब हमें भारिया जनजाति दोस्तों कहाँ है, साउथ में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश का जो साउथ एरिया है इसमें हमें भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। भारिया जनजाति विशेष रूप से दोस्तों क्या हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी, छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी। और छिंदवाड़ा में भी कहाँ देखने को मिलेगी, अधिक इसकी सघनता या डेंसिटी कहाँ देखने को मिलेगी, पातालकोट। हमें एक याद रखना नाम, पातालकोट क्षेत्र। तो पातालकोट क्षेत्र क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें अधिक से अधिक भारिया जनजाति हमें देखने को मिलेगी। और पातालकोट में क्या है दोस्तों, हमें एक गाँव का पूरा ग्रुप है, इसमें हमें भारिया जनजाति देखने को मिलेगी। भारिया जनजाति के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि ये आदिवासियों को आदिवासी है, मतलब आदिवासियों का भी आदिवासी, इसके बारे में यही कहा जाता है कि आदिवासियों का आदिवासी ग्रुप है कौन, भारिया जनजाति समूह। ठीक है, इनकी जो पूरी इकोनॉमी है दोस्तों क्या है, वन आधारित होती है, क्या है, फॉरेस्ट आधारित इनकी इकोनॉमी होती है। इनका पूरा जो जीवन है, इनकी पूरी आजीविका है दोस्तों वनों पर निर्भर रहती है। ठीक है, इनका जो गांव है, इनके गांव को क्या बोलते हैं दोस्तों, या फिर इनका जो जहाँ पर ये रहते हैं इनको बोलते हैं ठाणा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों कि इनकी हाउसिंग या ग्रुप ऑफ विलेज, यहाँ जिस तरह के गांव में रहते हैं इनको हम ठाणा बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमें याद रूप से रखना है। ठीक है, इनकी जो विवाह पद्धति है दोस्तों बिल्कुल किसकी तरह है, गोंडों की तरह है। इसमें भी क्या है, गुज्जता गोंडों में हमने पढ़ा था कि लमसाना क्या है, लमसेना पद्धति है, लमसाना लमझाना पद्धति देखने को मिलेगी। तो यस, यहाँ पर हमें लमसाना और लमझाना पद्धति देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, लड़का क्या होता है, लड़की के घर जाता है और वहाँ काम करता है, अपने आप को प्रूफ करता है। ठीक, उस हमने गोंडों में भी देखा था कि दूध लोटावा, तो दूध लोटावा भी क्या है दोस्तों गोंडों में भी थी, और यहाँ पर भी हमें दूध लोटावा विवाह पद्धति देखने को मिलेगी भारिया में। ठीक है, तो भारिया में भी हमें क्या है देखने को मिलेगी।
अब दोस्तों हमें बात करेंगे कि इसके भगवान कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख देवताओं को मानते हैं। तो दोस्तों देवताओं में सबसे पहले ये मानेंगे भीमसेन को। भीमसेन क्योंकि कृषि के देवता हैं तो भीमसेन को अपना देवता मानते हैं। दूसरी बात करेंगे नागदेव। तो नागदेव को क्या ये लोग अपना देवता मानते हैं। और एक है बूढ़ा देव, है ना, बूढ़ा देव को भी क्या है दोस्तों ये अपना देवता मानते हैं। तो प्रमुख 3 देवता कौन से होंगे, भीमदेव, नागदेव और बूढ़ा देव, ये प्रमुख इनके देवता हैं। ठीक है दोस्तों, चूँकि इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं हमें गोंडों की तरह मिलते हैं। इनकी विवाह पद्धति भी लमसना हो गया, दूध लोटावा, इनके देवता भी बूढ़ा देव, बड़ा देव, भीमसेन हो गया। ये क्या है दोस्तों, भारिया जो लोग हैं, भारिया क्या है, भारिया ग्रुप क्या है, अपने आप को गोंडों को क्या है दोस्तों अपना बड़ा भाई मानती है। तो गोंडों को क्या है दोस्तों अपना भाई मानती है। गोंडों को अपना कौन सा बड़ा भाई मानती है, बड़ा भाई। तो दोस्तों भारिया ट्राइबल ग्रुप क्या है, गोंडों को अपना बड़ा भाई मानते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख नृत्यों की यदि बात करें तो दोस्तों इनका जो प्रमुख नृत्य क्या है दोस्तों, हमें भड़म, सेतम और जीजासाली विवाह हमें कहाँ देखने को मिलेगा, भारिया में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नृत्यों की यदि बात करें तो नृत्य में हम बात करेंगे, नृत्य की यदि बात करें दोस्तों तो हमें नृत्य देखने को मिलेगा सेतम और भड़म। सेतम भड़म नृत्य क्या है दोस्तों हमें कहाँ देखने को मिलेगा, सेतम भड़म नृत्य हमें भारिया जनजाति समूह में हमें देखने को मिलेगा। और जीजासाली विवाह, सो दोस्तों यदि पूछा जाए कि जो जीजासाली विवाह हमें किस ट्राइबल ग्रुप में देखने को मिलेगा, तो जीजासाली विवाह हमें कहाँ देखने को मिलेगा, भारिया ट्राइबल ग्रुप। भारिया ट्राइबल ग्रुप में क्या दोस्तों हमें जीजासाली विवाह हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब बात करेंगे बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। तो दोस्तों बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है, हमने पीछे पढ़ा था कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ है, हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। ठीक है, बादल भोई का नाम बदल कर क्या है दोस्तों, अब इसका नाम बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया है। इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलेगा। सो दोस्तों जो हमारा बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है, इसके अंदर दोस्तों जो भारिया जनजाति है, भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण हमें प्राप्त होगा। भारिया जनजाति के भोजन की यदि बात करें तो बासी, पेंच, पियारू, ये सब क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। तो भारिया जो जनजाति है इनके यदि भोजन की बात करें तो दोस्तों ये किस तरह से भोजन करते हैं, तो दोस्तों एक बासी, पेंच और बियारू, ये क्या है इनके भोजन के नाम है और ये अलग अलग समय लिए जाने वाले भोजन है। तो बियारू, यदि सुबह की बात करें तो सुबह का जो भोजन इनका बासी कहलाता है, दोपहर का भोजन पेच कहलाता है और शाम का भोजन क्या दोस्तों बियारू कहलाता है। सो क्या है दोस्तों एक बार फिर से हम पूरा का पूरा भारिया जनजाति को हम रिवाइज कर लेते हैं। भारिया जनजाति क्या है दोस्तों, इसे हम आदिवासियों का भी आदिवासी कहते हैं। इनका विस्तार हमें क्या है छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इनकी प्रमुख उपजातियों की बात करें तो भूमिया और भुईहरा। ठीक है, क्या दोस्तों भूमिया, इनकी उपजाति का नाम है भूमिया और भुईहरा, सब भ से है तो भुईहरा, भूमिया, भुईहरा। ठीक है, ये भारिया के उपग्रुप सब कैटेगरी है। यदि इनकी बात करें दोस्तों कि और कौन से हैं तो पेड़ो भी क्या है दोस्तों इनकी उपजाति है। यदि इनकी विवाह पद्धति की बात करें तो गोंडों की तरह है लमसेना, लमझना, दूध लोटावा। प्रमुख देवता की बात करें तो भीमसेन, नागसेन और बूढ़ा देव। यदि इनका प्रमुख नृत्य की बात करें तो प्रमुख नृत्य क्या है दोस्तों भड़म, सेतम। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख नृत्य है भड़म और सेतम, ये हमें मुख्य रूप से याद रखना है भारिया के लिए। तो भारिया के लिए क्या दोस्तों भड़म और सेतम प्रमुख नृत्य हमें देखने को मिलेगा। भारिया की यदि बात करें दोस्तों तो ये इनका जो भोजन है, सुबह का भोजन बासी कहलाता है, दोपहर का भोजन पेंच कहलाता है और शाम का भोजन क्या है दोस्तों बियारू कहलाता है। दोस्तों अगली जो जनजाति है उसका नाम है बेगा। तो अगली जनजाति का है बेगा जनजाति का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब बेगा जनजाति की यदि बात करें दोस्तों तो ये हमें किस क्षेत्र में मिलेगी, तो दोस्तों कोल के नीचे हमें क्या है बेगा जनजाति देखने को मिलेगी। और बेगा जनजाति का जो क्षेत्र है दोस्तों वो कौन कौन सा क्षेत्र है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये क्षेत्र हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, ये 3 हमें प्रमुख क्षेत्र देखने को मिलेंगे कहाँ पर, बेगा जनजाति की संबंधित। यदि इनकी रेस की यदि बात करें दोस्तों तो ये दोस्तों क्या है
द्रविड़ियन रेस से संबंधित है। ये स्वयं को क्या दोस्तों धरती पुत्र कहते हैं। तो बेगा जनजाति के लोग क्या दोस्तों स्वयं को क्या कहते हैं धरती पुत्र कहते हैं। इनकी विवाह पद्धति की क्या बात करें दोस्तों तो विवाह पद्धति क्या है लमसेना और चोर विवाह। तो दोस्तों इनकी विवाह पद्धति की यदि बात करें दोस्तों तो इनकी विवाह पद्धति के नाम हमें याद रखने होंगे कि इनकी जो विवाह पद्धति किस तरह की है। तो दोस्तों जैसे लमसेना विवाह के बारे में हमने पहले पीछे पढ़ चुके हैं। दूसरा विवाह क्या होता है चोर विवाह। तो एक विवाह दोस्तों जिसका नाम है क्या है चोर विवाह। अगला विवाह क्या है दोस्तों उठावा विवाह। तो ये उठा ले जाने वाली बात करते हैं कि उठावा विवाह भी कहाँ है दोस्तों हमें बेगा जनजाति में देखने को मिलेगा। और एक है पेठुल विवाह। क्या है दोस्तों पेठुल विवाह। तो दोस्तों एक है पेठुल विवाह। तो पेठुल विवाह क्या है दोस्तों इसमें क्या होता है लड़के लड़की के घर बैठ जाती है। तो लड़की क्या है दोस्तों ये जो गर्ल्स है लड़के के घर जाके बैठ जाती है इसमें पेठुल विवाह के अंदर और वहीं पर अड़ जाती है कि नहीं मैं शादी करूँगी तो यही करूँगी और इसी के घर रहूँगी। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम पेठुल विवाह। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों कि जो बेगा जनजाति है कहाँ द्रविडियन रेस से संबंधित है, स्वयं को धरतीपुत्र कहते हैं और ये बालाघाट मंडला डिडोरी में रहते हैं। यदि इनकी विवाह पद्धति की बात करें तो इनकी विवाह पद्धति क्या है दोस्तों लमसेना, चोर विवाह, उठावा विवाह, पेठुल विवाह। ठीक है। तो और पेठुल विवाह में क्या है दोस्तों लड़की के लड़के के घर जाके बैठ जाती है। यदि इनकी बात करें दोस्तों एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस झूम कृषि करते हैं। ठीक है। अब इनकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है झूम खेती इनको क्या कहते हैं दाहिया। क्या है दाहिया और बेवर। दाहिया कहते हैं या बेवर। ये इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है दोस्तों एक चीज़ हमें याद रखनी है और भी क्या रखनी है कि जो कृषि करते हैं तो ये कौन कौन सी मुख्य फसल बोते हैं। तो दोस्तों सावा, कोदो, कुटकी ये तीन हमें नाम याद रखने हैं दोस्तों। सावा, कोदो और कुटकी ये तीन हमें नाम याद रखने कि सावा, कोदो, कुटकी ये तीन प्रमुख हमें फसल ये लोग अधिकांश बोते हैं। और ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नाम क्या है दोस्तों दाहिया और बेवर। ठीक है। यदि हम बात करें दोस्तों ये इनमें क्या है जो टेटू गुदवाना मतलब शरीर के ऊपर क्या है दोस्तों अलग अलग प्रकार के टेटू गुदवाना इनका प्रमुख शौक है। ठीक है। तो ये क्या है इन्हें टेटू प्रेमी के नाम से भी जाना जाता है। तो बेगा जनजाति के लोग क्या दोस्तों अधिक से अधिक अपने शरीर पर टेटू गुदवाते रहते हैं। मतलब ये बुढ़ापे तक क्या अपने पूरे शरीर पर टेटू गुदवाते ही रहते हैं। ठीक है। यदि इनकी बात की जाए कि इनकी उपजातियाँ कौन सी है तो दोस्तों उपजातियों की यदि बात करें तो उपजातियों में यदि बात करें तो पहला है बिछावर भी क्या दोस्तों बेगा जनजाति का एक सब ग्रुप है। फिर नाहर, फिर नरोतिया भरोतिया। ठीक है। तो नरोतिया भरोतिया और बिछावर ये तीन दोस्तों मुख्य रूप से हमें याद करना है स्टार मार्क करके कि बिछावर, नरोतिया, भरोतिया ये तीन क्या है दोस्तों बेगा ट्राइबल ग्रुप से इम्पोर्टेंट ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। एक पुस्तक है दोस्तों द बेगा पुस्तक दोस्तों लिखी है किसने बेरियर एल्विन ने। तो दोस्तों द बेगा पुस्तक किसने लिखी है तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि द बेगा पुस्तक बेरियर एल्विन ने लिखी है। तो बेरियर एल्विन ने क्या है दोस्तों बेगा पुस्तक लिखी है। इसके अंदर बेगा जनजाति समूह का हमें विवरण देखने को मिलेगा। इनके गांव को दोस्तों क्या पूर्वा कहा जाता है। तो इनके गांव को पूर्वा कहा जाता है जैसे ठाणा कहा जाता है दोस्तों गोंडों में। ठीक है। कोल जनजाति के अंदर हम क्या बोलते हैं दोस्तों कोल जनजाति की पंचायत को हम क्या बोलते हैं गोहिया बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों क्या है अलग अलग समुदाय के अलग अलग सेटलमेंट हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो बेगा जनजाति है उसका जो मुखिया है उसको मुकद्दम कहते हैं। और इनके तीन प्रमुख देव भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कौन कौन से देवताओं की पूजा करते हैं दोस्तों तो ये लोग भी लगभग वैसी पूजा करते हैं जैसे गोंड लोग करते हैं। जैसे इनका एक है ठाकुर देव, एक है इनका बूढ़ा देव और एक है इनका दुल्हा देव। तो गोंड लोग भी क्या दोस्तों दुल्हा देव की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ भी देखने को मिलेगा। ठाकुर देव की यदि बात करें तो ठाकुर ये मानते हैं कि ठाकुर देव क्या है इनकी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे इनकी गाँवों की रक्षा करेंगे। बूढ़ा देव क्या है इनकी पीढ़ियों की रक्षा करेंगे और दूल्हा देव क्या है इनको बीमारियाँ से रक्षा करेंगे। और बूढ़ा देव के बारे में कहा जाता है कि इनके बूढ़ा देव क्या है साल के वृक्ष में निवास करते हैं। तो साल वृक्ष में क्या है दोस्तों इनके बूढ़ा देव निवास करते हैं। सो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं बेगा जनजाति के बारे में। तो बेगा जनजाति की बात करें तो क्या है ये द्रविडियन रेस से संबंधित है, स्वयं को धरती पुत्र मानते हैं।
इनका विस्तार की बात करें तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में देखने को मिलेगा। इनकी उपजातियों की बात करें तो इनकी उपजातियाँ क्या दोस्तों, बिछावर, नाहर, भरोतिया, नरोतिया, काठमेना, रायमेना। ठीक है, तो दो और जनजाति इनकी क्या है दोस्तों, रायमेना और काठमेना। तो काठमेना भी क्या दोस्तों इनकी जनजाति हमें देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इनकी उपजातियाँ कौन सी है बेगा की, तो बेगा की उपजाति है रायमेना, काठमेना, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, बिछावर। ठीक है, इनको टेटू गुदवाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इनकी विवाह पद्धति की बात करें तो इनकी विवाह पद्धति, बेगाओं की विवाह पद्धति क्या है, चोर विवाह, लमसेना, उठावा विवाह और पैठुल विवाह। पैठुल विवाह में क्या होता है दोस्तों, लड़की लड़के के घर जाके बैठ जाती है। इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, दाहिया और बेवर। और द बेगा पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, बेरियर एल्विन ने लिखी है। और ये कृषि में क्या दोस्तों, सावा, कोदो, कुटकी, इन सब का क्या है दोस्तों। दोस्तों अगली जनजाति की बात करेंगे जिसका नाम है कोरकू। तो दोस्तों अगली जनजाति है हमारी कोरकू जनजाति। अब दोस्तों कोरकू जनजाति हमारी अगली जनजाति है और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, ये कोरकू जनजाति दोस्तों हमें क्या है, इधर क्षेत्र साउथ में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमें कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगी, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, इस क्षेत्र में हमें दोस्तों देखने को मिलेगी। ठीक है, कोरकू जनजाति का दोस्तों तीन प्रकार के वर्गीकरण देखने को मिलेगा कि जो कोरकू दोस्तों, पूरा कोरकू समुदाय तीन समुदायों में वर्गीकृत है। जैसे राजकोरकू, जैसे हमने उधर राजगोंड देखा था, यहाँ पर हम बात करेंगे राजकोरकू। तो राजकोरकू क्या है दोस्तों, इनके पास का ये धनाढ़ वर्ग होता है। तो धनाढ़ वर्ग मतलब इनके पास संपत्तियाँ होती है दोस्तों। पथारिया, दूसरा है पाथरिया। पाथरिया में क्या होता है, पाथरिया सब ग्रुप में ये एक प्रकार का मजदूर वर्ग होता है। और तीसरा दोस्तों, तीसरा जो ग्रुप हमें देखने को मिलेगा उसका नाम है मोवासी। मोवासी, ठीक है, तो मोवासी क्या है दोस्तों, ये अपराधी वर्ग है, मतलब ये लूटपाट करना, डकैती करना, तो ये क्या है दोस्तों अपराधी वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो अपराधी वर्ग के रूप में मोवासी लोग जाने जाते हैं। तो दोस्तों कोरकू जनजाति की बात करेंगे तो कोरकू जनजाति क्या है दोस्तों, राजकोरकू, पाथरिया और मोवासी है। ठीक है, यदि इनकी बात करें, रेस की बात करें दोस्तों, तो ये कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, तो इनकी जो रेस है दोस्तों कोलेरियन रेस है ना, कोलेरियन रेस। तो दोस्तों ये क्या है, कोलेरियन रेस से बिलोंग करते हैं। और इनका जो प्रमुख क्षेत्र की यदि बात करें दोस्तों, ये हमें अधिकांश क्या है बैतूल में देखने को मिलेंगे, फिर खंडवा, खरगोन में भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही हरदा और टिमरनी के क्षेत्र, हरदा के अंदर जो टिमरनी क्षेत्र है उसके अंदर भी हमें कोरकू समुदाय देखने को मिलेगा। इनकी उपजातियों की दोस्तों यदि बात करें तो इनकी उपजातियाँ क्या है, बावरिया, बंदोरिया, दुलारिया, पोथारिया, रूमा, मोवासी, ये क्या दोस्तों हमें इनकी प्रमुख उपजातियाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, इनकी उपजातियाँ कौन सी है, बावरिया, रूमा, मोवासी, पोथारिया, दुलारिया, बंदोरिया, ये प्रमुख जनजाति हमें, प्रमुख उपजाति हमें दोस्तों देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा कोरकू समुदाय है इसकी उपजातियां हैं पोथारिया, रूमा, मोवासी, बावरिया, बंदोरिया और दुलारिया। ठीक है, दुलारिया हमें हरदा, खंडवा जिले में देखने को मिलेगी और बंदोरिया हमें पचमढ़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। दोस्तों इनका प्रमुख नृत्य की यदि बात करें तो जो कोरकू समुदाय है, कोरकू समुदाय है, इनका जो प्रमुख नृत्य की यदि बात करें तो ये कौन से नृत्य करते हैं, तो ये इनके प्रमुख नृत्य की यदि हम बात करें तो थपती नृत्य करते हैं ये लोग, धांधल नृत्य करते हैं, और एक और नृत्य है जिससे कहते हैं हम चटकोरा, तो चटकोरा नृत्य भी करते हैं। तो तीन नृत्य हमें याद रखने दोस्तों, थपटा नृत्य, धांधल नृत्य और चटकोरा नृत्य। तो ये कोरकू समुदाय के द्वारा किए जाने वाला प्रमुख नृत्य है दोस्तों, धांधल नृत्य और धांधल चटकोरा थपटी, ये तीन प्रमुख नृत्य हमें देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, इनकी एक त्यौहार की यदि बात करें तो इसमें हम त्यौहार की यदि बात करें तो दोस्तों ये तो त्यौहार में झंडा या मेघनाथ होली के समय मनाया जाता है। इनका विवाह क्या है, राजीबाजी। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि इनका जो विवाह पद्धति है इसको बोलते हैं राजीबाजी, मतलब लड़का और लड़की एक दूसरे से राजी होते हैं तभी इनका विवाह किया जाता है। तो दोस्तों राजीबाजी क्या है, इनकी विवाह पद्धति का नाम है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है कि जो कोरकू समुदाय है इनके अंदर हमें सिडोली प्रथा देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगी, सिडोली प्रथा।
हमें एक सिडोली प्रथा देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या है, कोरकू जनजाति अपना मृतक संस्कार करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। सो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी याद में क्या है दोस्तों, एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। और इस स्तंभ गाड़ने की जो प्रथा है, इसको क्या है, सिडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है। कोरकू की उत्पत्ति महादेव और रावण के वंश से मानी जाती है। सो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो कोरकू लोग हैं, इनकी उत्पत्ति महादेव से और रावण से हुई है। ठीक है, तो महादेव और रावण के वंश से मानी जाती है। सो दोस्तों एक उत्सव का नाम याद रखना है हमें, मेघनाद उत्सव। सो दोस्तों मेघनाद उत्सव एक उत्सव है दोस्तों, जिसका नाम है क्या है, मेघनाद उत्सव। तो मेघनाद उत्सव के बारे में क्या जानना होगा हमें कि ये जो उत्सव है सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद में। और ये होली के एक दिन बाद से प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। तो मेघनाद उत्सव क्या है दोस्तों, होली के बाद से लेकर 15 दिन तक चलता है। इसमें खम्ब स्वांग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या है, खम्ब स्वांग नाट्य से भी जाना जाता है। तो दोस्तों नाम याद रखना है हमें, खम्ब स्वांग। और खम्ब स्वांग क्या दोस्तों, मुख्य रूप से कोरकू समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों कोरकू समुदाय का जो प्रमुख नाटक है या स्वांग है दोस्तों, क्या है, खम्ब स्वांग है। ठीक है, मेघनाद पर्व गोंड और कोरकू जनजाति क्या दोनों ही समान रूप से मनाते हैं। क्या दोस्तों, गोंड और कोरकू क्या है, समान रूप से, क्योंकि दोस्तों ये जो क्षेत्र क्या है, गोंड और कोरकू वाला क्षेत्र है। और ये कहाँ मनाया जा रहा है अधिकांश समय, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद में। तो दोस्तों ये पूरा एरिया इन्हीं का है। तो मेघनाद उत्सव में कोरकू और गोंड मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमारा कोरकू जनजाति, ताकि हमारा आज के एक ही वीडियो के अंदर सारा रिवीजन भी हो जाए। सो दोस्तों एक बार, कोरकू जनजाति कहाँ मिलेगी हमें, अधिकांश बैतूल में मिलेगी, लेकिन खंडवा, होशंगाबाद जिले में भी मिलेगी, हरदा के टिमरनी क्षेत्र में भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनकी जो रेस की बात करें दोस्तों, तो इनकी जो रेस है कोलेरियन रेस है। इनका जो प्रमुख स्वांग है खम्ब स्वांग है, जो कि मेघनाद उत्सव में क्या है, आयोजित किया जाता है। यदि बात करें दोस्तों इनकी उपजातियाँ कौन सी है, तो इनकी उपजातियाँ क्या है दोस्तों, पाथरिया या पथोरिया, रूमा, मोवाली, बाबरिया, बंदोरिया, दुलारिया। एक बार फिर से बोल देता हूँ मैं, बाबरिया, बंदोरिया, दुलारिया, मोवाली, रूमा और पथोरिया, ये इनकी प्रमुख जनजाति हैं। यदि कोरकू का वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो राज कोरकू जो जिनकी संपत्ति वाले लोग होते हैं, पाथरिया मजदूर वर्ग हैं, और मोवासी क्या है, अपराधी वर्ग से संबंधित है। इनके प्रमुख नृत्य की बात करें दोस्तों, तो इनका जो प्रमुख नृत्य है थपटी, चटकोरा और धांधल। ठीक है, तो चटकोरा, थपती, धांधल, ये क्या दोस्तों प्रमुख नृत्य हमें देखने को मिलेगा। इनका जो विवाह पद्धति है दोस्तों, राजी बाजी इनकी विवाह पद्धति है, और एक सिडोली प्रथा। तो इम्पोर्टेंट रूप से हमें याद रखना है कि जो सिडोली प्रथा क्या है दोस्तों, कोरकू से संबंधित है। तो सिडोली प्रथा क्या है दोस्तों, हमें कोरकू से संबंधित प्रथा देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है। तो ठीक है, मृतक की याद में एक लकड़ी का स्तंभ हमें देखने को मिलेगा कि एक लकड़ी का जो स्तंभ गाड़ा जाता है। और मेघनाद उत्सव क्या दोस्तों, गोंड और कोरकू दोनों के द्वारा मनाया जाता है। और ये होली के एक दिन के बाद 15 दिन तक मनाया जाने वाला उत्सव है। सो दोस्तों अगला हम बात करेंगे, अगला जनजाति हमारी कौन सी होगी, तो उसके बात करेंगे बंजारा समुदाय। सो दोस्तों बंजारा समुदाय के बारे में हम बात करेंगे। तो बंजारा समुदाय अधिकांश दोस्तों हमें गुजरात क्षेत्र तरफ हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा इस एरिया में क्या दोस्तों, हमें बंजारा समुदाय अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम बात करें कि किस प्रकार का समुदाय है, तो इसके बारे में बस हमें एक चीज़ याद रखना है कि ये घुमंतू टाइप का समुदाय है। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इसका मतलब दोस्तों ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, इनका जो पेशा है वो ट्रेड करना है। मतलब यहाँ से सामान खरीद कर यहाँ, यहाँ से सामान खरीद कर यहाँ, अलग अलग जाकर अलग अलग को अपनी स्किल के अनुसार सेवाएं देना है। ठीक है, तो बंजारा कम्युनिटी के लोग क्या दोस्तों अलग अलग जगह जाते रहते हैं और वहाँ अलग अलग प्रकार की सेवाएं देते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्यों में संलिप्त होते हैं। एक प्रकार की ये ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं बंजारा समुदाय। ठीक है, इनके नृत्य की बात करें दोस्तों, तो तलवार, कालबेलिया, मछली और तांडा, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं दोस्तों। तलवारबाजी करना, कालबेलिया टाइप के नृत्य दोस्तों, हमें कालबेलिया टाइप के राजस्थान के कालबेलिया नृत्य हमें कहाँ देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा। इन्होंने क्या दोस्तों, इनके लिए इंपॉर्टेंट रूप से हमें याद करना है कि जो कंघी का आविष्कार है, तो कंघी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, बंजाराओं ने किया था। तो बंजाराओं के नाम से हम देखते हैं कि बंजाराओं ने क्या दोस्तों, कंघी का आविष्कार किया था। तो जो लकड़ी की कंघी होती थी दोस्तों, वो बंजारा समुदाय में हमें देखने को मिलेगी।
दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि जो बंजारा समुदाय है सर्वाधिक श्रृंगार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सजने धजने में विश्वास करते हैं। तो सर्वाधिक श्रृंगार, जो सर्वाधिक श्रृंगार क्या है दोस्तों, बंजारा समुदाय के महिलाएं या बंजारा समुदाय करता है। ठीक है दोस्तों, एक ट्राइब है जिसका नाम है हलवा ट्राइब। ठीक है, एक ट्राइब है जिसका नाम है हलवा ट्राइब, और ये हलवा ट्राइब हमें कहाँ है, बालाघाट में देखने को मिलेगी। तो ये हलवा ट्राइब क्या है दोस्तों, हमें बालाघाट क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो बालाघाट क्षेत्र में क्या दोस्तों, हमें हलवा ट्राइब देखने को मिलेगी। यदि पूछ लिया जाए कि जो हलवा ट्राइब है हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये दोस्तों हमें बालाघाट क्षेत्र में देखने को मिलेगी हलवा ट्राइब। धुलिया ट्राइब यदि पूछ लिया जाए दोस्तों कि ये धुलिया ट्राइब हमें कहाँ देखने को मिलेगी, तो धुलिया ट्राइब क्या है दोस्तों, अनूपपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। क्या दोस्तों, धुलिया ट्राइब। तो धुलिया ट्राइब हमें कहाँ दोस्तों, कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों, तो धुलिया ट्राइब हमें अनूपपुर ज़िले में देखने को मिलेगी। अनूपपुर ज़िले में हमें धुलिया ट्राइब देखने को मिलेगी। और इनका जो नृत्य है दोस्तों, गुदुम बाजा नृत्य, इसको हमें स्टार मार्क करके याद करना होगा दोस्तों कि जो हमारी जो धुलिया ट्राइब है इसका जो एक नृत्य है जिसको बोलते हैं हम गुदुम बाजा। ठीक है, गुदुम बाजा नृत्य, इस नृत्य का नाम क्या दोस्तों, गुदुम बाजा नृत्य। तो गुदुम बाजा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, धुलिया ट्राइब के द्वारा गुदुम बाजा नृत्य किया जाता है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बंजारा ट्राइब क्या है दोस्तों, एक घुमंतू समुदाय है, इन्होंने कंघी का आविष्कार किया। ठीक है, एक है हलवा ट्राइब। हलवा ट्राइब क्या दोस्तों, मुख्य रूप से हमें बालाघाट में देखने को मिलेगी। और एक है धुलिया ट्राइब। धुलिया ट्राइब दोस्तों हमें अनूपपुर में देखने को मिलेगी। और इनका जो प्रमुख नृत्य है इसका नाम है गुदुम बाजा। तो गुदुम बाजा नृत्य किसका है, धुलिया ट्राइब का हमें नृत्य देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों उराव जनजाति की। तो उराव जनजाति की बात करेंगे दोस्तों कि उराव जनजाति हमें कहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उसमें हमें देखने को मिलेगी, खासकर मंडला डिंडोरी, इसके हमें उराव जनजाति देखने को मिलेगी। इनका जो नृत्य है दोस्तों, जो उराव जनजाति है दोस्तों, उराव जनजाति कहाँ में दोस्तों, मंडला डिंडोरी मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे देखने को मिलेगी। इनका जो प्रमुख नृत्य हमें याद रखना जिसका नाम है सरहुल। क्या है दोस्तों, सरहुल नृत्य हमें किसके से संबंधित याद रखना है, उराव जनजाति से संबंधित याद रखना है। दूसरी है दोस्तों बिजवार जनजाति। क्या है दोस्तों, बिजवार जनजाति। तो बिजवार जनजाति की यदि बात करें दोस्तों, तो बिजवार जनजाति बेगा जनजाति का ही विकसित वर्ग है। तो मतलब बिजवार बेगा जनजाति से संबंधित है। और बिजवार बेगा जनजाति की एक उपजाति है। बेगा जनजाति की अन्य उपजातियाँ नरोतिया, भरोतिया, नाहर, कठ, मेना आदि हैं। सो दोस्तों बिझावर क्या है, हमने पीछे जब बेगा जनजाति पढ़ी थी तो उसी के अंदर हमें एक जो बिझावर जनजाति है उसका विकसित रूप है। कोरवा जनजाति की बात करेंगे तो कोरवा जनजाति भी क्या है दोस्तों, कोल जनजाति से संबंधित। तो कोल हमें कहाँ देखने को मिलेगी, इस क्षेत्र में हमने देखा था कि कोल जनजाति देखने को मिलेगी। तो कोरवा जनजाति भी क्या है दोस्तों, कोल जनजाति की एक उप जनजाति है और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर रहते हैं। ठीक है, हलवा जनजाति का हमने पीछे पढ़ लिया दोस्तों कि हलवा जनजाति क्या है दोस्तों, बालाघाट में। तो दोस्तों हलवा जनजाति कहाँ दोस्तों, हमें बालाघाट में हमें देखने को मिलेगी। फिर हमें खेरवार जनजाति दोस्तों, खेरवार जनजाति का इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो खेरवार जनजाति है दोस्तों ये कत्था बनाने का काम करते हैं। क्या है, कत्था। ठीक है, तो कत्था बनाने का काम किया जाता है। इनका विस्तार हमें ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना की पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों कहाँ मिलेगा, हमें खेरवार जनजाति हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो खेरवार जनजाति से कत्था। फिर हमें शोर जनजाति देखने को मिलेगा दोस्तों, इधर खेर मिलेगा इधर शोर मिलेगा। तो शोर जनजाति दोस्तों टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी, सागर, श्योपुर में हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों हमने सारी इम्पोर्टेंट जो खास थी हमारी जो ट्राइब्स थी उनके बारे में हमने जान लिया है। कौन कौन सी ट्राइब के बारे में आज दोस्तों हमने पढ़ा, आज हमने भील के बारे में पढ़ा, कोल जनजाति के बारे में पढ़ा, सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ा, भारिया जनजाति के बारे में पढ़ा, बेगा जनजाति के बारे में पढ़ा, बेगा, ठीक है, गोंड के बारे में पढ़ा, कोरकू के बारे में पढ़ा, बंजारा के बारे में पढ़ा और उनकी अन्य उपजातियों के बारे में पढ़ा। सो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा रैंडम फैक्ट, जैसे कि बेगा जनजाति। तो बेगा जनजाति के नृत्य कौन से, तो बेगा जनजाति के जो नृत्य हैं कर्मा, परधोनी, ठीक है, सजनी दीवानी। तो ये क्या है दोस्तों, बेगा जनजाति के प्रमुख नृत्य हम देख लेते हैं। ठीक है, अब यदि बात करें दोस्तों गोंड, तो गोंड का क्या है, ये अपने आप को कोयतुर बोलते हैं। इनका विवाह क्या है, लमसना, लमझना, लारूकाज। गोंड क्या है, तो गोंड में एक लारूकाज फेस्टिवल होता है जो नारायण देवता के लिए किया जाता है। मेघनाथ फेस्टिवल भी होता है दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा कि मेघनाथ फेस्टिवल क्या होता है, गोंडों का होता है और कोरकू का होता है। इसमें खम्ब स्वांग नाट्य किया जाता है। ठीक है,
दोस्तों हमने अलग अलग जनजातीय रेडियो केंद्र के बारे में पीछे पढ़ा था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि भील की यदि बात करें दोस्तों, कि भीलों के लिए जो फर्स्ट हमारा रेडियो सेंटर बना था वो कहाँ बना था? मध्य प्रदेश का भावरा अलीराजपुर में बना था। तो कहाँ बना था? भावरा अलीराजपुर, ठीक है, भावरा अलीराजपुर में दोस्तों पहला भील सेंटर बना था। उसके बाद करेंगे भारिया की, तो भारिया सामुदायिक रेडियो सेंटर मतलब भारिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। कोरकू की बात करें तो दोस्तों कोरकू कहाँ है? कोरकू का कम्युनिटी रेडियो सेंटर हमें खंडवा में देखने को मिलेगा। और सहरिया की यदि बात करें दोस्तों, सहरिया हमें देखने को श्योपुर में मिलेगा। तो सहरिया कम्युनिटी रेडियो सेंटर हमें कहाँ देखने को मिलेगा? श्योपुर में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमने कुछ प्रमुख रेडियो सेंटर एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, कि जो भील है, भीलों का जो सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो सेंटर हमें अलीराजपुर के भावरा में देखने को मिलेगा, जो कि मध्य प्रदेश का पहला रेडियो सेंटर था। दूसरा बात करेंगे दोस्तों सहरिया की, तो सहरिया कहाँ है? श्योपुर में हमें देखने को मिलेगा। सहरिया जनजाति श्योपुर में देखने को मिलेगी। इनका कम्युनिटी सेंटर भी कहाँ है? कम्युनिटी रेडियो सेंटर हमें श्योपुर में देखने को मिलेगा। फिर कोरकू की बात करेंगे दोस्तों, तो कोरकू का कम्युनिटी रेडियो सेंटर हमें खंडवा में देखने को मिलेगा। और भारिया का कम्युनिटी सेंटर हमें छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में, कि प्रमुख व्यक्तित्व कौन से थे हमारी ट्राइबल ग्रुप से। तो ट्राइबल ग्रुप से दोस्तों हम प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उससे पहले दोस्तों हम कुछ और फैक्ट, जो रैंडम फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बेगा और गोंड। तो बेगा और गोंड दोस्तों क्या है? ये अधिक से अधिक अपने शरीर को गुदवाना पसंद करते हैं। गहना पहनने वाले की यदि बात करें दोस्तों, तो कौन सी जनजाति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा गहनों से सजने संवारने का काम करती है? तो वो भील। तो भील जनजाति क्या है दोस्तों? गहने की बात करेंगे। और बात करेंगे श्रृंगार प्रिय, तो बंजारा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, यदि श्रृंगार की यदि बात करें तो सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजाति कौन सी दोस्तों? बंजारा जनजाति क्या है? श्रृंगार प्रिय जनजाति है। यदि गुदना की बात करें दोस्तों, कि कौन सी जनजाति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा गुदाना पसंद करती है, अपने शरीर के ऊपर टैटू बनवाना पसंद करती है, तो हम बात करेंगे बेगा जनजाति। और गोंड जनजाति क्या है दोस्तों? अपने आप को गुदवाना पसंद करती है। साथ में गहना की बात करेंगे दोस्तों, तो गहना पहनने का शौक सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा भीलों में। तो भीलों में क्या दोस्तों? गहने पहनने का अधिक से अधिक हमें शौक देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे थोड़ा सा कि कुछ जनजातियां हैं जिनके कुछ स्पेशल काम हैं। जैसे दोस्तों अगरिया जनजाति। अब हम बात करेंगे अगरिया की, तो अगरिया ये अपने को लोहासुर, इनके जो देवता कौन से हैं? लोहासुर है। और ये अधिक से अधिक क्या है? लोहे का काम करते हैं। तो लोहासुर को अपना देवता मानते हैं और लोह अयस्क को गलाकर लोहे के सामान बनाने का काम करते हैं। अब बात करेंगे कोरकू की। यदि हम बात करें कोरकू की दोस्तों, तो कोरकू क्या है दोस्तों? ये अधिकांश क्या है दोस्तों? भूमि खोदने का काम करते हैं। मतलब कोरकू लोग क्या है? माइनिंग में हमें देखने को मिलेगा। वन के अंदर जो गतिविधियां उनमें हमें देखने को मिलेगी। क्या है दोस्तों? कोल समुदाय क्या है दोस्तों? हमने देखा कि मध्य प्रदेश के इस एरिया में रहते हैं। तो कोल समुदाय क्या है दोस्तों? अधिकांश क्या है? खदानों में काम करते हैं। खदानों में कोयला निकालना, माइनिंग करना, ये सब क्या है? कोल समुदाय से संबंधित काम हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों एक प्रधान है, प्रधान जनजाति है दोस्तों। ये प्रधान जनजाति क्या है दोस्तों? गाने बजाने का काम करती है। ठीक है, मतलब संगीत का काम करती है। ठीक है, नाटक नौटंकी का काम करती है ना, कथा गायन, संगीत गायन, ये सब का काम करती है कौन? प्रधान। ठीक है, खेरवाड़ जनजाति की हमने पीछे पढ़ा दोस्तों, कि जो खेरवाड़ जनजाति क्या है दोस्तों? खेरवाड़ जनजाति कत्था बनाने का काम करती है। तो खेरवाड़ जनजाति क्या है दोस्तों? कत्था बनाने का काम करती है। तो खेरवाड़ जनजाति क्या है दोस्तों? कत्था बनाने का काम करती है। ठीक है, मुड़िया जनजाति भी क्या है दोस्तों? लकड़ी का काम करती है, लोह शिल्प का काम करती है। ठीक है, ओझा क्या है दोस्तों? ओझा क्या है? एक प्रकार से तंत्र मंत्र का काम करते हैं। तो ओझा जो है, ओझा तंत्र मंत्र का काम करते हैं। साथ ही जड़ी बूटी का काम करते हैं, वेदगिरी का काम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ओझा लोग हैं क्या है? बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से उपचार करने का काम करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं। दोस्तों एक बार हम फिर से कुछ जनजातियां हैं जिनकी उपजातियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, कि कौन कौन सी जो जनजातियां उनकी उपजातियां हैं। जैसे कोरकू के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा था कि बोबई है, बाबरी है, रूमा है, पठारिया है।
तो ये क्या है, कोरकू की जनजाति है। एक बार फिर से हम दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं भील के बारे में। तो भील की जो उपजातियाँ हैं भिलाला, बरेला, पटालिया, ये क्या है दोस्तों, भील की जनजाति हैं। कोल की बात करें तो कोल में नरोतिया, भूमिया, सॉरी कोल में क्या है, भूमिया, रोतिया, दशोरा, ये सब दोस्तों क्या है, कोल में देखने को मिलेगा। तो कोल में एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं उपजाति का। तो कोल के अंदर हमने देखा था कि ठाकुरिया, कगवरिया, रेवरिया, रोतेला, भवतिया, ये सब क्या दोस्तों कोल की प्रमुख उपजातियाँ हमें देखने को मिलेगी। बेगा की यदि बात करें दोस्तों तो बेगा में हमें रेमेना, नरोतिया, भरोतिया, कठमेना, बिजवार, ये सब क्या दोस्तों हमें बेगा जनजाति के प्रमुख उपजातियाँ देखने को मिलेगी। गोंड की यदि बात करें दोस्तों, गोंड में हमें प्रधान, ओझा, धुरगोंड, ठीक है, राजगोंड, ये सब हमें देखने को मिलेगा। यदि बात करें दोस्तों कि जो ताड़ी सबसे अधिक कौन पीते हैं, तो ताड़ी में क्या है दोस्तों, बेगा जनजाति के लोग सबसे अधिक ताड़ी पीते हैं, ठीक है। पेंच की बात करें तो पेंच क्या है, गोंड और भारिया, तो ये पेंच किसका पता क्या है, पेंच जो है गोंड और भारिया पीते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर क्या कौन कौन से गोंड के जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जितने भी आईएमपी व्यक्तित्व हैं दोस्तों, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व कौन कौन से हैं और उनको क्यों हम पढ़ते हैं या उनका क्या विशेष योगदान है। सो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। तो शुरुआत हम दोस्तों करते हैं भीमा नायक से कि भीमा नायक कौन थे। तो भीमा नायक को क्या है दोस्तों, इनकी जो समाधि कहाँ है, बड़वानी में मिलेगी। तो दोस्तों क्या है इनकी जो भीमा नायक, सो दोस्तों क्या है, भीमा नायक की बात करेंगे हम कि भीमा नायक की बात करेंगे। भीमा नायक क्या है दोस्तों, इनकी समाधि हमें कहाँ है, बड़वानी में देखने को मिलेगी, बड़वानी में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। भीमा नायक ने क्या दोस्तों, सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी दोस्तों, 1857 की जो क्रांति दोस्तों, इसके अंदर भीमा नायक ने क्या है पार्टिसिपेट किया था। भीमा नायक को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें क्या है काला पानी की सज़ा दी थी। काला पानी मतलब दोस्तों क्या है, इन्होंने पोर्ट ब्लेयर में इन्हों भेज देगा। पोर्ट ब्लेयर कहाँ दोस्तों, अंडमान एयर निकोबार में क्या दोस्तों पोर्ट ब्लेयर हमें देखने को मिलेगा। और जो भी जिनको भी जहाँ भेजा जाता है उसको बोलते हैं कि काला पानी की सज़ा दे दी गई। तो काला पानी की सज़ा दी मतलब वहाँ पोर्ट ब्लेयर में इन्हें क्या है फांसी दी गई। तो दोस्तों इन्हें फांसी कब दी गई, 29 दिसंबर 1887 में दोस्तों दी गई, ठीक है। 29 दिसंबर को दी गई, डेट से याद नहीं आ रही है। तो 29 दिसंबर को क्या दोस्तों फांसी दी गई भीमा नायक को, और इसीलिए 29 दिसंबर को 29 दिसंबर, बस इतना याद रख लो दोस्तों, 29 दिसंबर को भीमा नायक बलिदान दिवस के रूप में हम जानते हैं। तो 29 दिसंबर को क्या है दोस्तों, भीमा नायक बलिदान दिवस। तो दोस्तों भीमा नायक बलिदान दिवस के रूप में हम जानते हैं 29 दिसंबर को, ठीक है। बैटल ऑफ अम्बापानी। सो दोस्तों जो भीमा नायक ने लड़ाई लड़ी थी उसको बोलते हैं बैटल ऑफ अम्बापानी, ठीक है। इसको क्या है दोस्तों रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ भी कहा जाता है। तो भीमा नायक को क्या है दोस्तों, अब भीमा नायक को क्या है, हमारा जो भीमा नायक है उसको हम रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, तो रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। सो दोस्तों पूरा हम रिवाइज करते हैं फिर से भीमा नायक के बारे में कि भीमा नायक क्या है दोस्तों, इसे रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ भी कहा जाता है। इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने बैटल ऑफ अम्बापानी लड़ी थी और अंग्रेज़ों ने इसको गिरफ्तार कर लिया था और 29 दिसंबर को क्या है दोस्तों काला पानी की सज़ा दी और 29 दिसंबर को फांसी की सज़ा दी। और इन्हीं के लिए हम क्या है दोस्तों फिर 29 दिसंबर को भीमा नायक बलिदान दिवस के रूप में जानते हैं। और इनकी जो समाधि की यदि बात करें दोस्तों, तो इनकी जो समाधि कहाँ है, हमें इनकी समाधि दोस्तों हमें क्या है बड़वानी में देखने को मिलेगी। तो बड़वानी में क्या है दोस्तों इनकी समाधि हमें देखने को मिलेगी। अगली बात करेंगे दोस्तों टांट्या भील के बारे में कि जो टांट्या भील है इनसे संबंधित हमें देखने को मिलेंगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। सो दोस्तों टांट्या भील इनका जन्म क्या दोस्तों खंडवा की जो पंधाना तहसील है वहाँ पर हुआ था। इनको क्या है दोस्तों टंडरा के नाम से भी जानते हैं। तो टांट्या भील को क्या है दोस्तों टंट्रा किसके नाम से, टंट्रा के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इनकी जो समाधि है दोस्तों पाताल पानी इंदौर में हमें देखने को मिलेगी। तो इनकी जो समाधि है दोस्तों क्या है, इनकी समाधि हमें पाताल पानी
कहाँ देखने को मिलेगी? पाताल पानी में देखने को मिलेगी। पाताल पानी कहाँ है दोस्तों? इंदौर में है। तो इनकी जो समाधि हमें पाताल पानी इंदौर में देखने को मिलेगी। और दोस्तों इनको जो फांसी दी गई कब दी गई? तो 1889 1889 में क्या दोस्तों टांट्या भील को क्या है फांसी दे दी गई थी। और 14 दिसंबर को कब दी गई थी दोस्तों? 14 दिसंबर को क्या है टांट्या भील को फांसी दी गई थी। सो दोस्तों जब टांट्या भील को पकड़ लिया गया तो इनकी जो न्यूज़ है न्यूयॉर्क टाइम में भी छपी थी। तो जो न्यूयॉर्क टाइम के अंदर क्या है दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम में भी इनकी न्यूज़ इंग्लैंड में छपी थी कि हमने भाई साहब इंडियन रॉबिन हुड को पकड़ लिया है। तो इनको क्या है दोस्तों, टांट्या भील को क्या है दोस्तों, इंडियन रॉबिन हुड क्या है दोस्तों, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। तो टांट्या भील को क्या है दोस्तों, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। टांट्या भील क्या दोस्तों गुरिल्ला पद्धति में क्या है सिद्धहस्त थे। और उन्होंने ये गुरिल्ला पद्धति क्या दोस्तों तात्या टोपे से सीखी थी। तो गुरिल्ला पद्धति क्या है दोस्तों टांट्या भील ने कहाँ से सीखी थी? तात्या टोपे से सीखी थी। अभी क्या है दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है करंट अफेयर का कि जो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है दोस्तों, टांट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और दोस्तों इंदौर के अंदर एक चौक का निर्माण भी क्या है दोस्तों टांट्या भील के नाम से किया गया है। और साथ ही टांट्या भील की जो क्या है एक प्रतिमा का अनावरण भी किया है। सो दोस्तों ये हमें याद रखना है कि जो टांट्या भील क्या है इनकी जो समाधि कहाँ है, इंदौर में है। और इन्हें इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी हम जानते हैं। अब दूसरी बात करेंगे दोस्तों बादल भोई के बारे में कि बादल भोई जो प्रमुख व्यक्ति थे वे क्या है। अब बात करेंगे दोस्तों अन्य व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है बादल भोई। तो बादल भोई क्या है दोस्तों, इनका जो जन्म है कहाँ, छिंदवाड़ा जिले में डुंगरिया में हुआ था। ये मध्य प्रदेश की भोई की तरफ भीमा भोई और हुल्ली भोई क्या है, ये इन्होंने भी क्या है संग्राम सेनानी थे। तो दोस्तों बादल भोई भी क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे, ये स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी हम बात करेंगे बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है। ठीक है। सो दोस्तों बादल भोई आदिवासी संग्रहालय हमें याद रखना है कि जो बादल भोई संग्रहालय है दोस्तों कहाँ है, छिंदवाड़ा में बनाया जा रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों पेमा फात्या के बारे में। जो पेमा फात्या क्या है दोस्तों अलीराजपुर या झाबुआ जिले के पिथौरा पेंटिंग करते हैं। तो पेमा फात्या क्या है दोस्तों, पेमा फात्या है क्या है एक चित्रकार हैं। ठीक है, पेमा फात्या क्या है दोस्तों एक चित्रकार है, ये पिथौरा चित्रकला करते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या है तो अवार्ड भी मिले हैं। तो पेमा फात्या क्या है दोस्तों चित्रकार हैं। तो पेमा फात्या क्या है दोस्तों चित्रकार हमें देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे भूरी बाई के बारे में। तो भूरी बाई क्या है दोस्तों, भूरी बाई भी क्या है दोस्तों चित्रकार है। ये कौन सी चित्रकला करती हैं? तो दोस्तों ये क्या है पिथौरा चित्रकला करती है। तो दोस्तों पिथौरा चित्रकला के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि ये किस समुदाय से संबंधित है। तो दोस्तों पिथौरा चित्रकला क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगा जो भील समुदाय से है। और पिथौरा चित्रकला के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो दोस्तों कब मिला है, तो 2021 में क्या है दोस्तों इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला है, पद्मश्री पुरस्कार भूरी बाई को मिला है। तो ठीक है 2021 में मिला है और ये पिथौरा पेंटिंग के लिए जानी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों रानी कमलापति के बारे में। तो रानी कमलापति क्या है दोस्तों, इनका जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था। तो दोस्तों याद रखना है जो रानी कमलापति है, रानी कमलापति, तो रानी कमलापति का जो विवाह है, रानी कमलापति का जो विवाह है दोस्तों क्या है गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था। तो इसका नाम याद रखना है निजाम शाह। तो निजाम शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। ठीक है, निजाम शाह की मृत्यु के बाद क्या दोस्तों कमलापति ने भोपाल के तालाब के किनारे तालाब का निर्माण कराया था। ठीक है, तो 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण कराया। कहाँ, भोपाल तालाब के किनारे। मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौण शासिका रानी कमलापति के नाम से। तो दोस्तों जो हमारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसको हमने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन उसका नाम कर दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अब हम बात करेंगे रानी दुर्गावती के बारे में। सो दोस्तों अब बात करते हैं रानी दुर्गावती के बारे में। तो रानी दुर्गावती क्या है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। तो इनका जन्म की दोस्तों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, कहाँ, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या, शालीवाहन था। सो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो रानी दुर्गावती उनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था शालीवाहन।
क्या है दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था, शालिवाहन इनके पिता का नाम था। इनका विवाह गोंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ था। दोस्तों इनका क्या है, गोंड शासक दलपत शाह, दलपत शाह। तो एक गोंड शासक थे दोस्तों जिनका नाम है दलपत शाह, इनका दलपत शाह के साथ विवाह हुआ था। तो हमें याद रखना दोस्तों, जो रानी दुर्गावती है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और शालिवाहन इनके पिता का नाम था, और इनके पति का नाम क्या था, दलपत शाह था। और दलपत शाह क्या दोस्तों, एक गोंड शासक थे। दोस्तों अब हम बात करेंगे किसकी, गिरधारी बाई के बारे में। तो गिरधारी बाई, अब बात करते हैं दोस्तों गिरधारी बाई। गिरधारी बाई भी क्या दोस्तों, ट्राइबल ग्रुप्स के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इनका बात करें दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों, मंडला की शासिका अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। सो दोस्तों गिरधारी बाई क्या है, गढ़ मंडला की जो शासिका थी रानी अवंतीबाई, तो मंडला की एक शासिका थी दोस्तों रानी अवंतीबाई, इसकी अंगरक्षिका थी। ठीक है। गिरधारी बाई की समाधि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। तो दोस्तों हमें गिरधारी बाई का नाम बस इतना याद रखना है कि जो मंडला की शासिका थी जिसका नाम है रानी अवंतीबाई, तो रानी अवंतीबाई की जो अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई। ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों झलकारी बाई के बारे में। तो झलकारी बाई भी का एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है। तो झलकारी बाई का जन्म कहाँ है, झांसी के भोजला गांव में हुआ था। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, झलकारी बाई के बारे में। ठीक है। तो झलकारी बाई का जन्म कहाँ है, झांसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। तो दोस्तों जो झलकारी बाई का है, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। तो झलकारी बाई क्या है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। झलकारी बाई की समाधि की बात करें, झलकारी बाई की जो 14 फीट की जो प्रतिमा है भोपाल में 2017 को स्थापित की गई। तो 14 फीट की जो प्रतिमा है दोस्तों झलकारी बाई की 2017 में भोपाल में स्थापित की गई। अब बात करेंगे दोस्तों हम लहरी बाई के बारे में कि लहरी बाई क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब बात करेंगे दोस्तों लहरी बाई के बारे में। तो लहरी बाई के बारे में क्या बात करना है हमें दोस्तों, कि इसे मिलेट वुमेन का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों क्या है, इसे हमने मिलेट वुमेन का दर्जा दिया है, किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और हमने क्या है दोस्तों, हमारा जो मिलेट इंडिया मिशन है, ठीक है, तो मिलेट इंडिया मिशन का जो ब्रांड एम्बेसडर भी हमने लहरी बाई को बनाया। तो लहरी बाई क्या है दोस्तों, क्या है, डिंडोरी से संबंधित है। ठीक है। और ये बेगा ट्राइबल से संबंधित है। तो दोस्तों लहरी बाई के बारे में हमें याद रखना है। तो लहरी बाई क्या है, बेगा ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है। ठीक है, बेगा ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है। ये बात करें तो ये कहाँ रहती है, तो ये डिंडोरी की निवासी हैं। ठीक है, डिंडोरी की निवासी हैं। और यदि बात करें तो जो हमारा मिलेट मिशन है, भारत का जो मिलेट मिशन है, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है, लहरी बाई को बनाया गया है। और हमारा जो अन्न मिशन, उसका मिलेट मिशन है, उसका नाम क्या कर दिया हमने, श्री अन्न नाम रख दिया है। तो श्री अन्न नाम हमने रख दिया है हमारे मिलेट मिशन का नाम। तो दोस्तों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं लहरी बाई के बारे में। तो लहरी बाई क्या है दोस्तों, इसे हमने मिलेट वीमेन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया है। तो लहरी बाई को क्या है दोस्तों, हमने मिलेट वीमेन ऑफ इंडिया बोला है। लहरी बाई क्या है, बेगा ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है, डिंडोरी में इनका निवास स्थान है। और मिलेट मिशन की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और श्री अन्न योजना, मिलेट मिशन का नाम क्या है दोस्तों, अब हमने श्री अन्न योजना नाम रख दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे क्या है, भूरी बाई हमने पढ़ ही लिया है शायद दोस्तों कि भूरी बाई का पिथौरा पेंटिंग से है। अब हम बात करेंगे दोस्तों खाज्जा नायक के बारे में। तो खाज्जा नायक के बारे में हम बात करेंगे तो खाज्जा नायक का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, 1830 निवाड़ में हुआ था। तो हम बात करेंगे दोस्तों खाज्जा नायक। ठीक है, खाज्जा नायक के बारे में बात करेंगे तो खाज्जा नायक का जन्म क्या दोस्तों, 1830 निवाड़ में हुआ था। ठीक है, 1830 निवाड़ में हुआ था। खाज्जा नायक क्या है, अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों में संगठित हो गए। तो खाज्जा नायक क्या दोस्तों, भीमा नायक, जो हमने पीछे पढ़ा कि जो भीमा नायक के साथ होली है। ठीक है, खाज्जा और भीमा ने की जोड़ी ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। तो खाज्जा और भीमा नायक ने क्या है दोस्तों, 1857 की क्रांति उसमें पार्टिसिपेट किया। कर्नल आउटड्रम ने खाज्जा को बंदी बनाकर उसकी हत्या की। तो कर्नल आउटड्रम ने क्या है दोस्तों, कर्नल आउटड्रम, नाम याद रखना दोस्तों, कर्नल आउटड्रम, इसने क्या है, खाज्जा नायक को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है जिसका नाम है अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। ठीक है, क्या है, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर के बारे में बात करेंगे
तो इनकी बात करेंगे तो अमृतलाल का जो है गुजरात के भावनगर में जन्मे थे। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो इन्हें क्या है दोस्तों, आदिवासियों का मसीहा, ठीक है। अमृतलाल ठक्कर को क्या है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तो आदिवासियों का मसीहा किससे कहा जाता है दोस्तों, अमृतलाल ठक्कर को कहा जाता है। जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया है और इन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों क्या है, इन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। तो ठक्कर बापा के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर को ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या दोस्तों सदस्य भी थे, ठीक है। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। सो दोस्तों हमें याद रखना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा बनाई गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था। तो इसके सदस्य भी थे कौन, ठक्कर बापा। तो दोस्तों ठक्कर बापा क्या है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाते हैं। इन्होंने जनजाति लोगों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए। इन्होंने आदिवासियों की समस्याएं और आदिवासियों के लिए एक अलग से पुस्तिका का निर्माण भी किया है दोस्तों। और इन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा के सदस्य भी थे ये। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जोधैया बाई के बारे में। सो दोस्तों जोधैया बाई के बारे में हम बात करेंगे। तो जोधैया बाई क्या है दोस्तों, बेगा जनजाति की से संबंधित है, जो कि उमरिया जिले से संबंधित है। सो दोस्तों हम बात करें किसके बारे में, जोधैया बाई के बारे में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस बार के लिए कि जोधैया बाई क्या है, ये कौन सी ग्रुप से है, तो ये बेगा ट्राइबल ग्रुप से है। और ये कहाँ की निवासी है, ये उमरिया जिले की से संबंधित एक निवासी है, ठीक है। ये प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जोधैया बाई क्या है दोस्तों, चित्रकार है ना, बेगा चित्रकारी के लिए जानी जाती है। तो जोधैया बाई क्या है दोस्तों, उमरिया जिले से संबंधित है, बेगा ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है और इन्हें क्या है दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है जोधैया बाई को। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसको, भज्जू सिंह श्याम के बारे में। तो भज्जू सिंह श्याम क्या है दोस्तों, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो भज्जू सिंह श्याम है, भज्जू सिंह श्याम क्या है दोस्तों, इन्हें भी क्या है दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये गोंड चित्रकार हैं दोस्तों। क्या भज्जू सिंह श्याम क्या है दोस्तों, गोंड चित्रकार हमें देखने को मिलेंगे। तो भज्जू सिंह श्याम क्या दोस्तों, हमें गोंड चित्रकार देखने को मिलेंगे। इन्हें जनगढ़ श्याम क्या है दोस्तों, जनगढ़ श्याम भी क्या है, गोंड चित्रकार के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। फिर हम नवकुशिया श्याम, जापानी श्याम, ये सब क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, गोंड चित्रकार हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ननकुशिया श्याम, जापानी श्याम, जनगढ़ श्याम ये और भज्जू सिंह श्याम, ये सब के सब क्या हैं दोस्तों, गोंड चित्रकार से संबंधित हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो भज्जू सिंह श्याम क्या है दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं और ये क्या है, गोंड चित्रकार है। अब गोंड चित्रकार के अन्य लोग भी हैं, जैसे कि जनगढ़ श्याम क्या है, ये भी गोंड चित्रकार हैं। ननकुशिया श्याम क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, गोंड चित्रकार है। और जापानी श्याम, ये भी क्या है दोस्तों, गोंड चित्रकार हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में। किसके बारे में, फग्गन सिंह कुलस्ते के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करेंगे तो बीजेपी का नेता हैं दोस्तों। ये क्या है, मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। तो इनके बारे में हमें याद रखना है, ये बीजेपी पार्टी से संबंधित हैं और ये 6 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो ठीक है, 6 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं और कहाँ से जीते हैं, मंडला से जीते हैं। तो फग्गन सिंह के बारे में हम याद रखना कि जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं बीजेपी के एक लीडर हैं, जो कि मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वर्तमान में ये क्या है, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। तो ये क्या है दोस्तों, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों गंजन सिंह कोरकू के बारे में। तो गंजन सिंह कोरकू के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो गंजन सिंह कोरकू क्या है दोस्तों, गंजन सिंह कोरकू के बारे में बात करेंगे। गंजन सिंह कोरकू क्या है दोस्तों, अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया था। सो दोस्तों क्या है दोस्तों, इसके अंदर बैतूल में एक सत्याग्रह हुआ था दोस्तों।
बैतूल के अंदर सत्याग्रह जिसका नाम क्या है, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। तो क्या है दोस्तों, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह होता था। तो दोस्तों घोड़ा मेरी आवाज़ लड़खा रही है, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह। तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह क्या है दोस्तों, गंजन सिंह कोरकू ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लास्ट में हम प्रमुख लोक कलाकार और उनके द्वारा कुछ कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें तीजन बाई, तो तीजन बाई की यदि बात करें दोस्तों, तो जो हमारी जो तीजन बाई है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, पंडवानी गीत से संबंधित है। क्या है दोस्तों, पंडवानी गीत से संबंधित है हमारी तीजन बाई। यदि हम बात करें जोधैया बाई के बारे में, तो जोधैया बाई क्या है दोस्तों, जोधैया बाई क्या है, बेगा चित्रकारी से संबंधित है। तो बेगा चित्रकारी से संबंधित है हमारी जोधैया बाई। अब हम बात करेंगे अर्जुन सिंह धुर्वे। तो अर्जुन सिंह धुर्वे की यदि बात करें दोस्तों, तो अर्जुन सिंह धुर्वे क्या है दोस्तों, बेगा नृत्य या परधोनी नृत्य से संबंधित है, जो कि बेगा ट्राइब से संबंधित है। ठीक है, अर्जुन सिंह धुर्वे क्या है दोस्तों, परधोनी नृत्य या बेगा नृत्य है, और ये क्या है, बेगा ट्राइबल से संबंधित। इन्हें क्या है, पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, राम सहाय पांडे। तो दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम सहाय पांडे। तो राम सहाय पांडे की यदि बात करें दोस्तों, तो राम सहाय पांडे क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, नाई नृत्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश का जो नृत्य है राई नृत्य क्या है दोस्तों, राई नृत्य से संबंधित है। तो नाई नृत्य से संबंधित व्यक्ति है राम सहाय पांडे। इनको भी क्या है, पद्मश्री से पुरस्कार किया गया है, और ये सागर जिले से संबंधित है। भज्जू सिंह श्याम क्या है, गोंड चित्रकला, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। शांति परमार के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो जो शांति परमार है, शांति परमार के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो शांति परमार क्या है दोस्तों, गुड़िया चित्रकला या गुड़िया शिल्प से संबंधित है। तो गुड़िया शिल्प से संबंधित कौन है दोस्तों, गुड़िया शिल्प से संबंधित है हमारी शांति परमार, ये झाबुआ जिले से संबंधित है। और रमेश परमार, ये भी क्या है दोस्तों, रमेश परमार। तो रमेश परमार भी क्या है दोस्तों, गुड़िया शिल्प से ही संबंधित व्यक्ति हैं, और ये भी झाबुआ जिले से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों आनंद सिंह श्याम। तो दोस्तों जितने भी श्याम वाले हैं, तो आनंद सिंह श्याम हुआ, ठीक है, ननकुसिया श्याम, जनगढ़ श्याम, ये सब क्या है दोस्तों, गोंड चित्रकार हमें देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे धनैया बाई के बारे में। तो धनैया बाई भी क्या है दोस्तों, गोंड चित्रकार है। तो दोस्तों धनैया बाई, ठीक है, धनैया बाई भी क्या है दोस्तों, गोंड चित्रकार है। तो धनैया बाई भी क्या है दोस्तों, हमें गोंड चित्रकार हमें देखने को मिलेगी। तो धनैया बाई भी क्या है दोस्तों, गोंड चित्रकार हमें देखने को मिलेगी। कलावती श्याम भी क्या है दोस्तों, गोंड चित्रकार हमें देखने को मिलेगी। अब पीछे हम दोस्तों लहरी बाई के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लहरी बाई क्या है, मिलेट क्वीन या मिलेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है मिशन श्री अन्न का। ठीक है, अब हम बात करेंगे भूरी बाई के बारे में। तो भूरी बाई क्या है दोस्तों, भूरी बाई पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। भूरी बाई क्या है दोस्तों, पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। भूरी बाई क्या है, पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, और ये झाबुआ जिले से संबंधित है। दुर्गाबाई ब्याम, तो दुर्गाबाई ब्याम और जितने श्याम और ब्याम वाले, ये क्या है, सब दोस्तों गोंड चित्रकला से संबंधित है और डिंडोरी से। तो दुर्गाबाई ब्याम के बारे में दोस्तों हमें याद रखना है, दुर्गाबाई ब्याम। तो दुर्गाबाई ब्याम की यदि बात करें, तो ये भी क्या है दोस्तों, गोंडी चित्रकला से संबंधित है, और इन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सो दोस्तों दुर्गाबाई ब्याम को क्या है दोस्तों, नारी शक्ति सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों असगरी बाई। तो असगरी बाई क्या है दोस्तों, संगीतकार है, जो छतरपुर ज़िले से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जनजाति से संबंधित जितने भी हैं हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, डेटा और हमारे प्रमुख व्यक्तित्व का अध्ययन किया। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज।